नमस्ते, मैं सुभाष रेजोनेंस एक्सपीरियंस से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे रेजोनेंस एक्सपीरियंस के प्लेटफॉर्म में, जहां पर हम अपने सराउंडिंग्स के मोस्ट एक्सपीरियंस एंड ब्राइट माइंड्स को एज आवर गेस्ट स्पीकर इनवाइट करते हैं। उनके लाइफ एक्सपीरियंस से ये जानने के लिए कि हम अपना सराउंडिंग, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर को कैसे इंप्रूव कर पाए। इसी अप्रोच के साथ हमारे आज का गेस्ट जो कि रोटी बैंक इंडिया के कॉन्ट्रीब्यूटर हैं, उनके बारे में जितना भी बोला जाए उतना कम है। दिन में हजारों लोगों को ये हेल्प करते हैं, उनके लाइफ को पॉजिटिवली टच करते हैं और मिलियंस में लोगों को मोटिवेट करते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं। हमारे गेस्ट सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू नहीं, हैंडीकैप लोगों को उनके लाइफ इंडिपेंडेंट करना, बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, मतलब एक सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए जितने तरह के काम करना पॉसिबल हो सकता है वो सब कुछ करते हैं फ्री ऑफ। आवर नेक्स्ट गेस्ट मिस्टर सुलभ बुधिया फ्रॉम रोटी बैंक इंडिया। नमस्कार, मैं रोटी बैंक इंडिया का सूत्रपात सुलभ बुधिया आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने रोटी बैंक कैसे स्टार्ट करी थी, रोटी बैंक में क्या क्या बाधाएँ आई या अपने लाइफ के बारे में आज मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स बताऊँगा। बहुत शुक्रिया भैया हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए, हमें ये मौका देने के लिए कि हम सब आपसे ये सीख पाए कि आप ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, ताकि हम अपने पर्सपेक्टिव को और फ्लेक्सिबल बना पाए। जो प्रॉब्लम हम अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं उसको आपके पर्सपेक्टिव से सोच के हम लोग ये समझ पाए कि इसको कैसे ईजियर तरीके से और डील करना है। बहुत शुक्रिया आने के लिए। और इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा कॉन्वर्सेशंस। सो जैसा कि हमारा हर एक पॉडकास्ट में होता है कि हमारा पहला क्वेश्चन दैट इज़ आवर आइस ब्रेकर, जहाँ पर हम लोग हमारे गेस्ट को पूछते हैं कि अगर हम लोग आपको 3 ऐसे वर्ड दें जिसके थ्रू, सिर्फ 3 वर्ड्स जिसके थ्रू आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, तो आपके लिए वो 3 वर्ड क्या होंगे और क्यों? बहुत ही साधारण वर्ड है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है आपका। अच्छा, वो एक्चुअली फर्स्ट तो मैं एक अच्छा बेटा कैसे साबित हो सकता हूँ। सिर्फ अच्छा बेटा अपनी माँ के लिए नहीं, मैं उनके लिए साबित भी होना चाहता हूँ, धरती माँ के लिए भी साबित होना चाहता हूँ और उस माँ के लिए भी जिन्होंने अपनी बेटी मुझे सौंपी है। तो मैं पहले तो अच्छा बेटा साबित होना चाहता हूँ, फिर एक अच्छा समाज से भी साबित होना चाहता हूँ, जो एक अच्छे समाज बना सकूँ, और एक अच्छा पति जो अपना पति धर्म, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को साथ लेकर चल सके। एक अच्छा बेटा, एक समाज सेवी और एक अच्छा पति। बहुत ही एक यूनिक एक जवाब था अभी तक का, ये हो गया। और इसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था, आपका बचपन, आपका एजुकेशन, आपका स्कूल लाइफ, आपके बचपन के दोस्त, ये आपका बचपन कैसा था, इसके बारे में अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरा बचपन तो बहुत ही मतलब टेंशन में ही गुजरा है मेरे माँ बाप के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी ने, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय पिताजी मेरे, जिन्होंने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है और मेरे बचपन में सबसे ज़्यादा उन्हीं का हाथ है, आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मम्मी और पापा का सबसे बड़ा हाथ है। एक्चुअली जब मैं पैदा हुआ था, मैं जन्म लिया था, तभी मुझे मेरे जो रिश्तेदार थे उन्होंने बोला कि कैसा बच्चा जन्म ले लिया है, इसे छोड़ दो, हॉस्पिटल में दे दो, किसी आया को दे दो। एक आया लेने के लिए मुझे तैयार भी हो गई थी, तो मेरी माँ ने मुझे उस आया को नहीं सौंपने दिया और वहाँ से मुझे लेकर हॉस्पिटल से घर वापस आई। और घर आने के बाद मेरे पापा से बोली कि ऐसा ऐसा सभी बोले रिश्तेदार लोग कि दे दे, तो मेरी मम्मी और पापा ने निश्चय किया नहीं, ये बच्चे को हम लोग पालेंगे पोसेंगे जैसे और मेरे बच्चे हैं वैसे ही। तो मेरी दीदी मुझसे बड़ी थी, मेरे पापा ने, मम्मी ने उस दिन जो सही जो निर्णय किया, आज मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत, नहीं था अगर मुझे उस दिन आया को दे दिया जाता तो शायद मैं आज कहाँ रहता मुझे पता नहीं। उसके बाद मेरी स्कूली लाइफ, मेरा बचपन गुजरा नहीं, मतलब 2-3 साल मेरा गुजरा। उसके बाद मुझे स्कूल में भर्ती कराया गया। स्कूल में भर्ती कराने के बाद मैं शारदा शिशु मंदिर तेलकल पड़ा गुड़िया का छात्र हूँ। वहीं से मैंने अपनी स्कूली शिक्षा नर्सरी से शुरू करी। तो बच्चे डर जाते थे मुझे देखकर, मतलब अजीब सा फीलिंग सब बच्चे में आता था। सभी के माता पिता बोलते थे नहीं, ऐसा बच्चा अगर स्कूल में रहेगा तो हम लोग बच्चे डरते थे, स्कूल नहीं जाना था। इसे आप
निकाल दिए। ऐसा भी हुआ है, पेरेंट्स भी बोले हैं इसको? हाँ, दूसरे बच्चे के माँ बाप ने ऐसा स्कूल में कंप्लेन किया था, तो हेड मास्टर साहब ने मेरे पिताजी को बोलकर बुलवाया था कि इस बच्चे को हम लोग नहीं रखेंगे। लेकिन पापा की एक जिद थी कि नहीं, आप एक लेटर पैड अपने स्कूल के लेटर पैड पर लिख के दे दीजिए, अब इस बच्चे को नहीं रखेंगे। सभी ने कहा इसे विज्ञान या जो विकलांग स्कूल है या जो हैंडीकेप स्कूल है वहाँ पर दे दिया जाए। लेकिन पापा बोले नहीं, ये नॉर्मल स्कूल नहीं चलेगा। तो फिर जब उन्होंने कहा कि आप अपने लेटर पैड पर लिख के दे दीजिए, हम इस बच्चे को नहीं रखेंगे, हम तैयार हैं। पापा की जिद थी और स्कूल की भी, स्कूल रखना चाहता था लेकिन स्कूल क्या करे, मजबूरन सभी ऑब्जेक्शन यहाँ हो रहा था। और सही बात है कि बच्चे डर जा रहे थे मुझे देखकर, मतलब भयभीत हो जा रहे थे। तो फिर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। मैं स्कूल जाता था, एक रिक्शे में जाता था और दूसरे रिक्शे से मुझे भेज दिया जाता था। फिर क्या होता था, मेरे हाथों में बैलेंस नहीं था, तो मैं नीचे, जब स्कूल में नीचे बैठने का सिस्टम था हम लोगों के स्कूल में, तो जब मैं नीचे बैठता था तो सर के बल गिर जाता था। अच्छा, सर के बल गिर जाता था तो मेरा माथा फूल जाता था बार बार। तो भी मेरे गार्जियन लोग, मेरे मम्मी पापा ने एक मेडिसिन हमेशा रखते थे कि सर में अगर जैसे ही लग जाए। लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ा नहीं कभी भी कि तुम गिर रहे हो तो मैं तुम्हें पकड़ के मैं बैठ के पढ़ाऊँ, या उन्होंने मुझे गिरने दिया, अपने पैरों पे चलना दिया। अगर आज उस दिन अगर मुझे कोई संभाल लेता तो आज मैं इस जगह में नहीं पहुंच पाता। वो जो मैंने गिरा, वो जो मेरा सर पे चोट लगी, वो जो मैंने फिर उठना सीखा, मैं गिरता था उठता था, और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता था। स्कूल से घर, घर से वापस स्कूल, फिर स्कूली शिक्षा ठीक से शुरू हुई, थोड़ा सा बड़ा हुआ। फिर क्या था कि स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता था तो पार्टिसिपेट करना तो एक चैलेंज सा मेरे लिए बनता जा रहा था हर चीज़ में। मैंने फिर पेंटिंग में अपने को आकर्षित किया स्कूल से। मैंने स्कूल से पेंटिंग में मेहनत की, मुझे पेंटिंग में कुछ प्राइजेस भी मिली है। मैंने स्कूल में, अपने स्कूल में, जिस स्कूल में पढ़ता था, फिर हम लोगों ने क्विज नाइट होता था, उसमें मैं पार्ट करता था। स्कूल में प्रार्थना होती थी, मैं उसमें, मेरा शुरू से ही एक हॉबी था कि मैं कुछ करूं, और बच्चों की तरह मैं लाइन में लग के प्रेयर नहीं कराता था। मैं बोलता था और बच्चे लाइन में प्रेयर करते थे, मैं वैसा बनना चाहता था। तो शुरू से ही मन में, बचपन से ही ऐसे थी। स्कूल लाइफ की छोटे से स्कूल में ऐसे ही होता। फिर क्लास 4 तक वहाँ तक शिक्षा हुई, स्कूल में वैसे ही चलता रहा, हर चीज़ में पार्टिसिपेट। फिर एक हौसला खुलते गया। फिर स्कूल में जब मैं क्लास 4 से वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, क्लास 5 से राजस्थान विद्यापीठ में जब एडमिशन हुआ, तब भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी कि अब स्कूल कैसे जाऊँगा, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था और मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक मेरे लिए रिक्शा वैन कुछ कर दे कि मैं रोजाना स्कूल चल जाऊँ। मैंने सरकारी स्कूल से इसलिए पढ़ाई करी क्योंकि हमारी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं थी। तो क्लास 5 से फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी। फिर मेरे लिए चैलेंज था और एक्स्ट्रा चैलेंज आता गया। क्लास जैसे जैसे ऊँची होती गई, दोस्त भी फिर दोस्त बनते गए। फिर मैंने क्लास 5 से 6, 6 से 7 फिर वही स्कूली लड़ाई शुरू हुई। बाहर कोई प्रोग्राम होता था तो मैं पार्टिसिपेट करता था। मैंने रामकृष्ण मिशन में आखिरी थी, एक प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ पर भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पर भी मैंने प्राइज स्कूल की तरफ से लेके आया था। रोटरी क्लब ऑफ इंडिया की ओर से हर साल पेंटिंग कंपटीशन होती थी, वहाँ पर भी मैं प्राइजेस लेके आता था। तो ऐसे करके फिर इस स्कूल में भी अपना एक शिक्षा जमता गया, सभी पहचानते गए, पहचान मिलती गई। फिर यहाँ पर भी सेम प्रोसेस प्रेयर में हम लोग हमेशा आगे रहते थे, जैसा कि हम लोगों ने बोला। फिर यहाँ पर भी वही सिस्टम शुरू हुआ। मतलब मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं माना कि मैं औरों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट, मैंने ये सोचता था। मैं कभी भी ये नहीं सोचता था
कि मैं औरों से ये जैसे 3 घंटा पेपर होता था, जैसे नॉर्मल सभी 3 घंटा के लिए पेपर लिखते थे, मैं भी 3 घंटा में ही पेपर कंप्लीट करता था। मुझे आज तक कभी एक्स्ट्रा टाइम मैंने लिया ही नहीं। फिर एग्जाम के समय मैं खुद अपना एक दो बार क्या होता था कि मेरी पेन जब गिर जाती थी तो एक टीचर थे, तो उन्होंने देखा कि मैं क्लास 5 या 6 में मैं था, तो मेरी पेन गिर गई थी डेस्क के नीचे, तो मैं उठाने जाता, उन्होंने कहा मैं उठा देता हूँ सर ने, तो मैं बोला नहीं सर, मैं उनको रोक दिया। तो वो उस दिन से मेरे इस कार्य को देखकर बहुत खुश भी थे और मुझे हमेशा छेड़ा भी करते थे कि नहीं बाबा। फिर कभी गिर जाता था, वो कभी मुझे ये नहीं बोलते थे कि मैं उठा दूँ, जानते हैं ये मुझे रोक देगा, मुझे नहीं उठाने देगा। मतलब अगर कोई सामान गिर जाता था तो मैं खुद उठाता। और सबसे बड़ी चीज़ फिर मैंने जैसा बोला कि ऐसा नहीं होने के कारण रिक्शा और नहीं पापा करता है, तो पैदल ही घर से स्कूल जाता था। और फिर कुछ साल 6 या 7 में मुझे याद है कि एक छोटी साइकिल किसी से मांग के मैंने लाई थी, गली में ही पड़ोसी के यहाँ से, उनके यहाँ पड़ी थी एक छोटी सी साइकिल थी, वही साइकिल से मैं चला के स्कूल जाया करता था। जब मैं साइकिल चलाता था तब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ब्रेक का चैलेंज था, लेकिन पापा ने वहाँ पर भी मदद की। मैं स्कूल साइकिल चला के गया और साथ में अपने पीछे अपने दोस्त को बैठा के मेरी साइकिल थी। तो फिर मुझे स्कूल के टीचर क्योंकि पढ़ाकर एक समय बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती थी, इसलिए टीचर ने मुझे मना किया और नहीं तो साइकिल फिर भी जिद के आगे कुछ नहीं था, मैं साइकिल चला के स्कूल जाता गया। और बस ऐसे स्कूली शिक्षा चलती गई, क्लास 10, 11, 12 ऐसे ही पार होता रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइफ में हार नहीं माना। ये बात तो आपके अंदर बहुत इजीली मतलब क्लियरली विजिबल है कि आप और एक बात जो मैं बोलना चाहूँगा सबको, हमारे गेस्ट, हमारे स्पीकर, हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को, कि भैया को मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। मैं आज तक भैया का दिन कितना भी हेक्टिक क्यों ना जाए, कितना भी बिजी क्यों ना जाए, रात को अगर मैं भैया से मिलूँ, भैया हमेशा कोई भी टाइम आप भैया से फोन करके पूछ लीजिए कि भैया मिलना है थोड़ा सा आपसे, तो दुकान में हूँ आपका, आइए एक बार, भैया आ जाते हैं और हमेशा रिक्वेस्ट रखते हैं। और भैया हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ऐसा कोई भी टाइम मैंने नहीं देखा जहां पर भैया का मूड अटका हुआ है, कभी भी नहीं। इंसान का मूड ऑफ होता रहता है, भैया का मैंने आज तक नहीं देखा भैया कभी गुस्सा में है, भैया कभी मतलब थोड़ा सा सैड है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ, जिस भी टाइम में मिलता हूँ, पूरा दिन वो काम करके थके हुए, फिर भी उनके चेहरे में एक मुस्कान तो जरूर है। ये जिद उनके अंदर जो है ना कि मैं मतलब बाकी लोग मुझे जैसे ट्रीट कर रहे हैं, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं नॉर्मल तरह से ही जी रहा हूँ सबके साथ ही। वो और ये जो पॉजिटिविटी है, ये इतना कॉन्टेजियस है, ये इतना चारों तरफ फैलता है कि जब आप उनसे अगर आप लोग उनसे पर्सनली मिले तो आपको पता चलेगा कि उनके साथ रहने से इतना एक पॉजिटिविटी फील होता है कि हम उनके पास है ना, यही खुश है, यही बातें खुश है। वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मोटिवेटिंग बात करते रहते हैं, कुछ करेंगे इन फ्यूचर ये बात करते रहते हैं। तो ये आपके अंदर ये बात आया कब कि हम सब कुछ को, ये इतना इंस्पिरेशन आपके अंदर कैसे आया? बचपन से आपने इतना कुछ फेस किया, आप बोल रहे थे अपने स्कूल लाइफ में। अच्छा, अपने स्कूल लाइफ में सबसे पहला ऐसे कुछ दोस्तों के नाम बताइए जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया था। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे अपने दोस्तों को याद करने का मौका मिल रहा है। वो जहाँ पर भी होंगे मुझे जब सुनेंगे या देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और सही में मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे मोटिवेट करते थे, जो मैंने बताया ना कि वो मुझे हेल्प नहीं करते थे, मैं गिरता था तो वो मुझे पकड़ नहीं देते थे, वो बोलते थे कि सुना गिरेगा तभी उठेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग क्रिकेट खेलते थे स्कूल में, पिट्टू खेलते थे पहले हम लोग, तो हम लोगों के समय वो पिट्टू था और मतलब कबड्डी था। हम लोगों के समय में तो ये क्रिकेट था। तो अब सबसे बड़ी चीज होती है कि क्रिकेट खेलने के लिए मतलब आपको अच्छा बॉलर भी बनना पड़ेगा, अच्छा कैच लेने के लिए भी आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। तो मैंने उन्होंने मुझे सिखाया, मेरे दोस्तों ने मुझे कैच लेना सिखाया, दोस्तों ने मुझे बैटिंग करना सिखाया, दोस्तों ने मुझे
वो ये नहीं कि तुम्हें नहीं खिलाऊंगा, तुम नहीं खेल सकते। उन्होंने भी 11 खिलाड़ी जैसे होते हैं टीम में, उन्होंने भी मुझे उसी खिलाड़ियों के श्रेणी में मुझे शामिल किया, और मुझे भी एक विकेट कीपर, कभी कभी मुझे बैकी, कभी मुझे मतलब मुझे बैटिंग करने का भी मौका दिया। तो मुझे नहीं लगा, उन्होंने मेरे साथ कभी ये ट्रीट नहीं किया कि जब आहिस्ता बॉल फेंकेंगे, कि मैं जब बैट कर रहा हूँ तो वो आहिस्ता फेंकेंगे। वो जिस स्पीड में बॉल फेंकते थे उसी स्पीड में चाहे, तभी मैं सीखा। तो उन्होंने मुझे कभी मतलब अलग ट्रीट नहीं किया। टीचरों ने भी मुझे भी कभी अलग ट्रीट नहीं किया। जैसे सबके लिए सजा होती थी पढ़ाई के समय नहीं पढ़ने से, मुझे भी सजा काफी मिली। तो वैसे ही नील डाउन मुझे भी कराया जाता था। स्कूल में बदमाशी करते थे आप? एकदम बहुत कैसे? बहुत से था। मतलब स्कूल लाइफ में बहुत से था, मतलब दोस्तों के साथ, दोस्त जहाँ वही मतलब वो अगर जो भी करेंगे मैं उनके साथ वही करूँगा। हाँ, मतलब उनके साथ गलत काम में मैंने कभी साथ नहीं दिया, और मैंने कभी किसी को गलत करने भी नहीं दिया। हम लोग टिफिन के समय सबसे बड़ी चीज शेयर करना चाहता हूँ, बहुत अच्छा चीज था। हमारे सादा सिंह मंदिर में जब हम छोटे थे पढ़ते थे, तो हमारे स्कूल में एक बहुत अच्छी चीज थी कि आप अगर घर से खाना नहीं लाए हो, या आपका खाना आप रोटी सब्जी लाए, हम लोग कोई नहीं लाया तो एक ढक्कन लेके, एक टिफिन लेके सबको उससे कॉन्ट्रीब्यूशन करके हमें ये सिखाया गया था। अच्छा। हमें खाने से पहले भोजन मंत्र सिखाया गया था। हमें घर जाने से पहले क्या प्रेयर करना चाहिए, सरस्वती माता का प्रेयर करना चाहिए, हमें सब कुछ सिखाया गया था। मतलब उस स्कूल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज स्कूल बंद हो गई है, लेकिन अफसोस होता है कि हम लोग का बैच निकलने के बाद उस स्कूल में कुछ कारण से बंद हो गया। लेकिन मैंने उस स्कूल से इतना कुछ सीखा है कि मेरे अगर शिक्षक अगर मुझे देख रहे होंगे, मैं उनको सत सत नमन करना चाहता हूँ। आज जो भी मैं यहाँ पर हूँ उनके बदौलत ही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे दोस्तों के बारे में मैं आभार हूँ। रमेश सिंह एक दोस्त है, वो अभी एयरफोर्स में है। ऋषि गुप्ता है, कदमपाल तिवारी है, राहुल तिवारी है, विवेक तिवारी है, तन्वीर अख्तर है, और मेरे कुछ गर्ल्स आरती सिंह, दुर्गा देवरा, ये सब हमारे मित्र थे, अभी भी है। अभी अपने अपने दुनिया में व्यस्त है सब, लेकिन जब भी मिलते हैं सब, सबसे अच्छा कुशल अग्रहरी, और भी बहुत सारे नाम है जो अभी मुझे इतने नाम है कि नाम लेते लेते बहुत टाइम। ये सब मेरे बचपन के दोस्त हैं जिन्होंने मुझे आज तक, अभी तक हम लोगों का एक साथ मिलना जुलना उठना बैठना जब भी होता है। सब अपने अपने व्यस्त जीवन में, शादी सबकी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं काफी, तो सभी व्यस्त है। लेकिन या वेकेशन या किसी में मिलना होता है तो सब एक दूसरे, तो इन्होंने भी, इनका योगदान सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय तो स्वयं ही थे जो सपोर्ट करते थे टिफिन नहीं लाने से। सबसे बड़ी बात है कि कभी बुक नहीं लाते थे ना, तो ये लोग क्या करते थे, एक साथ अपने साथ बैठा लेते थे, पता नहीं चलता था 6 का बुक है या 7 का बुक है, तो सब बात जाता था। दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। हम लोग बैर चोरी करके खाते थे। सामने में बगल में एक बैर का घास था, खेतों में किसी के खेत बगल से हल्का सा, बचपन में जैसा होता है हल्का सा छेदा था, तो उस दीवार में से घुस के किसी के बगान से हम लोग कुछ तोड़ के ले आते थे, कुछ तोड़ के सभी सपोर्ट करते थे। वो मैं सबसे पतला दुबला था ना, तो मतलब कोई भी छोटा रास्ता होता था तो मुझे सब इन कर देते थे, मैं वहां से तोड़ के लेके आता था, इनको देता था। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पतला दुबला था। अच्छा, बहुत मजा आया था। फ्रेंड सच में, मतलब फ्रेंड जैसा तो लाइफ, दोस्तों बिना तो लाइफ नहीं है। एकदम सही बात है। और बचपन से आपको क्या क्या चीजों ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया, ये बात मतलब दूसरों के लिए अपना इतना कुछ कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी के लिए, ये आपके अंदर कब आया और इसका वजह क्या था? मैं छोटे से ही, पता नहीं
मुझे सब देख के कैसे कुछ थोड़ा सा अलग सा फील करते थे, मतलब तरस खाते थे, इसलिए अंदर से बचपन से ही जुनून था कि कुछ करना है, क्योंकि सब एक तरस के नजर से देखते थे। हाँ। अगर कोई भी आता था तरस खा के, तब मैं सोचता था, और इसीलिए मेरा सपना भी था कि पुलिस बनूं, बड़े होकर पुलिस बनूं। लेकिन पुलिस से लोग डरते हैं, पुलिस के ऊपर, हाँ, पुलिस के ऊपर तरस नहीं करते, पुलिस से डरते लोग। तो मैं सोचता था कि क्या तो देश की रक्षा के लिए पुलिस बनूं या आर्मी बनूं, तो कुछ कर सकूं। लेकिन यही बचपन में मुझे कोई भी पूछता था क्या बनोगे, तो मैं बोलता था पुलिस। और बचपन से ही मुझे मिलिट्री, जब मेरा ननिहाल वाराणसी था, वाराणसी है, अच्छा। तो मैं जाता था, तो उस ट्रेन में ज़्यादातर बीएसएफ हमें मिलते थे, बीएसएफ के जवान हमें मिलते थे। तो क्या होता था कि मैं बहुत छोटे में बहुत क्यूट था, तो वो लोग क्या करते थे, मुझे अपनी गोदी में ले लेते थे, और उनके हाथ में वो गन रहती थी, तो मशीन गन, तो मैं उसे बार बार टच करता था। तो वो मुझसे बोलते थे मशीन गन, वो कभी कभी अपने हाथ से पकड़ के मुझे ऐसे करके टच करते थे। तो वो छोटे से ही लगता था कि गन पकड़ूं, पुलिस बनूं, बीएसएफ बनूं, कुछ करने का इच्छा बचपन से था। तो बस इसीलिए जैसे जैसे बड़ा होता गया, और शुरू से ऐसा नहीं कि मुझे अगर जैसे कोई चॉकलेट घर में लेके आता है तो कैसे सब अकेले खा लेता है, लेकिन मुझे बांट के खाने का आता है। शुरू से ही पता नहीं, शायद भगवान की कुछ इच्छा थी, या कोई ताकत मेरे साथ काम कर रही थी, जो मुझे यहाँ तक खींच के लेकर आई। मतलब हमेशा कोई अगर गिर गया तो उसे उठाना, कोई थैला लेके जा रहा है, अगर मैं नहीं उठा पाऊंगा, फिर मम्मी सब्जी लाने जाती थी तो मैं चला जाता था, मम्मी ला ला मैं आपका थैला उठा दूं। तो मम्मी बोलती तुम अपने वजन नहीं उठा पाओगे, मेरा क्या थैला उठा, फिर भी उठाने का कोशिश करता था। तो बस बचपन से ही ये सब था। सो जैसा आपने बोला कि बचपन से ही आपके अंदर एक चिंता तैयार हो रहा था कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है। आपने इसको अपना गोल के हिसाब से इसके ऊपर एक्शन करना कब शुरू किया? जैसे रोटी बैंक कब शुरू हुआ, इसके बारे में जानना। ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक्चुअली दिन था 14 फरवरी। तो सभी को पता है कि 14 फरवरी सब ज़्यादातर लोग वैलेंटाइन डे के पक्ष में इसको मनाता था। लेकिन एक दुर्घटना घटने के बाद हम लोग इस दिन को ब्लैक डे के रूप में, एक बहुत ही खराब समय हम लोग हमारे भारतवर्ष के लिए हुआ, हम लोग ब्लैक डे मनाने शुरू किए। लेकिन इससे पहले सभी वैलेंटाइन डे के दिन के रूप में ही इसे मनाया। तो 14 फरवरी का दिन था, और फ़ोन मेरे पास था, एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, व्हाट्सएप पर या मैसेंजर या फेसबुक पर मैंने देखा था, याद नहीं मुझे। उसमें एक फोटो बना हुआ था, और उसमें डस्टबिन से नीचे जमीन में डस्टबिन से कुछ बच्चे चुन के भोजन खा रहे थे। वो आज उसमें लिखा था काश कोई रोटी डे होता तो कोई भी भूखा न सोता, ऐसे एक कैप्शन भी लिखा हुआ था। वो फोटो और वो लिखा हुआ और वो डस्टबिन से खाना मेरे लिए उस दिन, मतलब मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया, बेचैन कर दिया कि सही बात है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, बहुत सारे डे, एक दिन रोटी डे भी होना चाहिए तो जो नीडी है। लेकिन सिर्फ फिर मैंने सोचा एक दिन रोटी डे होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भूख तो रोजाना लगती है, और एक दिन चलो मैं दो आदमी को अपने पास से खाना दे दिया, तो एक दिन खा के तो वो इतना दिन नहीं बच सके, तो मैंने इसके बदले भी, मतलब किंतु परंतु माथा में खाली वही सब चल रहा था। मैंने अपना शॉप, सुबह मैं जब दुकान गया, दुकान में मेरा मन नहीं लग रहा था, काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। उस समय मुझे 15 तारीख था, मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर उस दिन कंटिन्यूअस दिमाग में खलबली सा मचा हुआ था, क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने सोचा अगर मैं दो आदमी को खाना खिलाऊं
या एक आदमी का मैं दायित्व ले लूँ, तो इतना सफिशियंट कमाता हूँ कि मैं एक आदमी का दायित्व ले सकता हूँ। लेकिन फिर किंतु परंतु वाला कि एक आदमी को खाना मैं हर रोज दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। और एक आदमी कितने लोग हैं, एक आदमी को दूंगा दूसरे को नहीं दूंगा तो भी खराब लगेगा। अब कितने दिन फिर मैंने फिर 2-3 दिन हुआ, फिर मेरा एवरीडे नाइट एक दिन नाइट को हम लोग रोटी बैंक वाराणसी बोल के एक संस्था से लाइव चल रहा था, वाराणसी से लाइव चल रहा था। तो हम लोग देख रहे थे, रात का समय था, वो लोग खाना कलेक्शन करके कहीं से कलेक्शन कर देते, खाना कलेक्शन करके जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते समय उनका एक लाइव चल रहा था। सो लाइव देख रहा था मेरा भाई, मुझे बुलाया, बोला देखो ये लोग कितना अच्छा काम कर रहा है। और मेरे दिमाग में कुछ चल ही रहा था। मैंने वहाँ पर एक कमेंट किया था कि भैया हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा कुछ काम, और इस काम को करने के लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप कर सकते हैं, आपके पास 2 आदमी हैं। मैं बोला कि हाँ मैं 2 आदमी को घर से निकलेंगे, मैं और मेरा भाई। बोला हाँ कर सकते हैं। फिर मैंने बोला इस काम को कैसे किया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको कल कॉल करता हूँ। उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे समझाया कि आप एक काम करो, अपने घर से कुछ लोगों का खाना बना के सड़कों पर निकल जाओ, आप खाना देना स्टार्ट करो, फिर आप अपने ही सीख जाओगे। मैंने वो मुझे डायरेक्ट नहीं कि पूरा चीज़ नहीं बता रहे थे कि आप ऐसे से करो, क्योंकि अगर एक दिन में ही बता दो तो हो सकता है मैं आज इस काम को करता ही नहीं, या उनका कुछ सिखाने का कुछ अलग अंदाज था। उन्होंने मुझे बोला और मैं 4 मार्च 2018 ये सब किंतु परंतु करके 14 से 4 मार्च 2018 तक का सफर, मतलब ये 20 दिन मैंने किंतु परंतु यही सब करके। लेकिन 4 मार्च 2018 का दिन था, उस दिन मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा, आज मुझे करना है। घर में दीदी आई हुई थी, दीदी का शादी हो गया था, दीदी आई हुई थी, तो मैंने दीदी को बोला दीदी मैं आलू है, मम्मी को बोला आलू है, के लिए है। मैंने बोला आटा है, एक काम कर आलू को सब्जी बना लो आलू का और रोटी दे बना के कुछ। तो दीदी ने पूछा क्यों आज क्या करोगे तुम्हारे, मैंने बोला बना दो ना, आप बना दो अब मुझे दे दो। और वही सब्जी और रोटी जो लेके निकला उस दिन 4 मार्च 2018 का दिन था। मतलब इसके बाद फिर कारोबार रुका, फिर आज तक कारोबार चलता है। मतलब बोलते हैं ना कि अगर किसी को भी मतलब कुछ करना है, ये तो बात सही है कि घर से ही चैरिटी शुरू होती है। और मैंने उस दिन जो अपने घर से शुरू किया, उसके बाद पता नहीं भगवान की क्या अच्छा थी, सभी जुड़ते गए और काम धीरे धीरे शुरू होता गया। और अभी अभी रोटी बैंक कैसे काम कर रहा है, मतलब पुरुलिया में इतना इतने लोगों को ये हेल्प कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हेल्प कर रहा है, मतलब सिर्फ खाना के थ्रू नहीं। मैंने ऐसे भी आपके बहुत सारे पोस्ट देखे जहाँ पर आप जैसे जो लोग विकलांग होते हैं उनको आप लोग व्हील चेयर प्रोवाइड करते हैं। तो अभी रोटी बैंक मतलब बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है कि एक एनजीओ चलता कैसे, इसका वर्किंग मतलब वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है। तो इसके बारे में थोड़ा अगर आप शेयर करें कि वो रोटी बैंक कैसे काम करता है और आप कैसे इसको ये करते हैं, लीड करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बोला, और ये सबके लिए जानने की जरूरत भी है, क्योंकि कितना परिश्रम इसके पीछे होता है। एक्चुअली हम लोगों ने शुरुआत की थी घर से, लेकिन घर से डालना जरूरी नहीं था, तो हम लोगों ने सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया, फेसबुक से। फेसबुक हमारा सबसे बड़ा साधन है आज तक का सफर तय करने में। और हम लोगों ने फिर घर घर जाकर रोटी और सब्जी कलेक्शन करना शुरू किया था। हम लोगों ने 3-4 लोगों की टीम बनाई थी
सब युवा थे और सभी स्टूडेंट भी थे कुछ, तो वो अपना काम करने के बाद रात को सभी सबके घर से जाके, या कुछ लोग जो आते थे हमारे साथ, वो लोग अपने घर से 5 रोटी 10 रोटी करके सब लेके आते थे। और एक, हाँ, रोटी लेके आते थे तो एक जगह रोटी जमा होती थी और सब्जी, कुछ लोग सब्जी लेके आते थे, ऐसे करके रोटी सब्जी हम लोग जमा करते थे। तो हम लोगों के पास तो पैसा उतना था नहीं और हम लोगों को काम करना था, भूख मिटाना थी लोगों को, तो हम लोगों ने रोटी कलेक्शन करना शुरू किया। ये काफ़ी लंबा सफ़र हुआ सभी रोटी, लेकिन उसके बाद भी अब समस्या आ रही है कि अब जो लोग रोटी रोजाना अपने घर में बनाने बोल रहे हैं, तो उनके भी घर से अब इतने दिन 6 महीने साल भर कंटिन्यूस देना भी संभव नहीं था। तो उनके घर से भी, अब उनके घर में कोई है नहीं तो कौन देगा, तो ऐसे करके अब हमारे पास समस्या और कुछ समाधान कैसे करें। तो फिर हम लोगों ने बचा हुआ खाना फिर कलेक्शन करना शुरू किया, शादी का पार्टी का। तो हम लोगों ने पहले तो एवरीडे हम लोग रात को 1:30 तक हम लोग कलेक्शन करते थे खाना, बहुत सारा खाना था। लेकिन फिर समस्या आनी शुरू हुई, हमारे पास तो कोई फंड नहीं था ना, तो अब उस खाने को हम लोग जो डब्बे में रखेंगे वो डब्बा कहाँ से है, अब हमें स्टील का डब्बा चाहिए। तो हम लोगों ने सोशल मीडिया में स्टील का डब्बा लोगों से मांगना शुरू किया, कुछ खरीद के हमें स्टील का डब्बा देना शुरू किया। स्टील का डब्बा दे बोला तो हम लोगों ने खाना कलेक्शन शुरू किया। बाइक पीछे हम लोग 2 आदमी थे, लेकिन समस्या फिर आनी शुरू हुई। अब बाइक पर आप लेके जा रहे हो, गर्म खाना है, तो आपको भी गर्म लग रहा है, सामने वाले को भी गर्म लग रहा है। तो हम लोगों ने मोटा मोटा कपड़ा दोनों पर लगा के, अब इतना कपड़ा लाएंगे घर से, फिर कपड़ा तो गिर रहा है रोज नया शर्ट, अब वो समस्या में शुरू हुई। समस्या हमारे पास आती गई, हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन बताया। गरम दूध, मुझे आज भी याद है, स्वराज दा, अगर सुन रहे होंगे, स्वराज दा देख रहे होंगे, हमारे दादा है जो टीचर भी है, स्वराज बताते हैं, जो हमारे टीम सदस्य है, वे, मुझे याद आज भी एक बार की बात है, गरम दूध हमें मिला था, तो हम बोले कि ठीक है, जो लोग जिन्होंने दिया था गर्म दूध में अच्छी मिला के बच्चे को क्या पिलाने, हम लोग दूध तो ले लिए, उठा लिए, कपड़ा भी लगा लिए, ठीक है, थोड़ा सा गर्मी से तो बच गए। लेकिन पुरुलिया का जो रास्ता है, सभी को पता है कि पुरुलिया के रास्ते में थोड़ा गड्ढे भी है, थोड़ा सा कम कर दिए, तो हमें गौशाला के वहाँ पर, फाटा के वहाँ पर बहुत बड़ा एक पंपा मिला, ऐसे 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 करके रास्ते। अब दूध इतना जम हुआ कि हम, मेरे ऊपर भी गिर रहा है गरम, वो भी गरम एकदम, वो 16 तक के पर भी गिर रहा है, और बारिश, ऊपर से बारिश भी हो रही है, पूरी बारिश हो गया है। तो हम लोग बारिश से भी ना, मतलब बारिश ठंड का काम कर रही है, दूध गर्म का काम कर रहा है। अब हम लोगों की हालत ऐसी ही हो रही है दोनों जन की, क्या करें, उस दूध को हम लोग फेंक भी नहीं सकते हैं, और उस दूध को हम लोग कहाँ कैसे ले कैसे जाएं? कम करना? तो फिर भी हम लोग बोले नहीं लेके जाएंगे, और दूध को ले जाके लास्ट में जब हम लोग बात के रिटर्न आ रहे थे, उस दिन हम लोग बोले भगवान ने शुक्रिया बोले कि आपने बारिश देके बहुत बढ़िया काम किया, मतलब जो गर्म लग रहा था एकदम दूध एकदम गर्म। आज भी जब भी हम लोगों की मुलाकात होती है, हम लोग उस दिन को बहुत याद करते हैं कि क्या सिचुएशन थी। और फिर अभी हम लोगों के पास काम स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा डेवलप किया है। अभी हम लोगों के पास 2 व्हीकल हम लोगों को मिल चुका है इस इतने साल के सफर में। अभी फिलहाल 1 साल हुआ, 1 साल में 5, ये 6वां साल है हम लोगों का, 6 ईयर। 5 साल हम लोगों ने कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोगों को 2 व्हीकल मिला। 5 साल का सफर तय करने के बाद 1 व्हीकल मिला, उसके बाद और 1 व्हीकल मिला। तो अभी बहुत सारा क्वांटिटी में हम लोग खाना उठा पा रहे हैं, लेकिन समस्या तो अभी भी है हम लोगों के पास। और हमारे पास फूड, अभी हम लोगों ने 1 साल से कम्युनिटी किचन बनाया, जहाँ फूड तैयार नहीं किया जाता है, जो एवरीडे जो जरूरतमंद है उन लोग तक पहुँचाया जाता है। और 2 व्हीकल के कारण हम लोग जो तैयार होता है वो फूड को हम लोग ले जाके जहाँ जहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या कहीं से बच गया तो वो करें। लेकिन सिचुएशन तो फिर हम लोगों के पास एक खड़ी हो गई। अब वो व्हीकल हम लोग लाए हैं, तो उस व्हीकल को हम लोगों को चार्ज करना है, अच्छा, प्लस उसको रखना है
और उसको चलाना है। जो चलाएगा, सब तो निस्वार्थ भावना से नहीं आता है। हम लोग आ गए, शायद पता नहीं इस काम में वापस कोई आए चले आए, मुझे पता नहीं, मैं बोलूँगा लेकिन बोलूँगा आए सब, क्योंकि ये काम जारी रहे। तो वो व्हीकल अब चलाएगा कौन? व्हीकल तो ले लिए, चलाएगा कौन? तो एक दिन हम लोगों ने व्हीकल लेके किसी के घर में रखा। हम लोगों ने खूब रिक्वेस्ट की कि रखने दीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, अब चलाएगा कौन? व्हीकल तो ले लिए। तो फिर फेसबुक पर पोस्ट किए, एक सदस्य जुड़ा। तो वहाँ से हम लोगों ने 2 काम किया। व्हीकल के साथ एक हम लोग 2 जरूरतमंद फैमिली को हम लोग रोजगार भी दिए साथ में। मतलब व्हीकल चला के वो रोजगार करके अपना फैमिली भी चला रहा है और साथ में हम लोगों की सेवा भी कर रहा है। और वो व्हीकल वो लोग खुद ही रखता है, खुद ही चार्ज करता है, और हम लोग जब भी बुलाते हैं हम लोगों का काम करता है। तो इसमें उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि ठीक है, परिवार चल रहा है, अभी सभी परिवार चल रहा है, लेकिन अगर परिवार चला के ये काम क्यों करेगा? लेकिन बोला नहीं भैया, कितने लोग आए गए, लेकिन उसमें से कुछ लोग बोले नहीं भैया, हम लोग व्हीकल चला के परिवार भी चलाएंगे और इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। कंटिन्यूस आज ये काम व्हीकल मिलने के बाद बहुत सारा जगह से हम लोग फूड बचाने में सक्षम हुए। सबसे बड़ा चीज़ है, व्हीकल नहीं था तो भी हम लोगों ने बाइक के थ्रू से हम लोग 5 बाइक 4 बाइक, लेकिन उस समय क्या होता था कि समस्या आती थी, वही गरम खाना गिरना, फिर एक बाइक में आपको 2 जन करके बैठना होगा, मतलब 4 बाइक में। आप सबसे बड़ा हम लोग के पास तो फंड नहीं है ना, अगर हम लोग कलेक्शन तेल कहाँ से आए? समस्या बहुत सारी आती गई। फिर कम्युनिटी किचन बना। आज कम्युनिटी किचन से खाना भी शुरू कर रहा है, दुनिया से काफ़ी मात्रा में हम लोग फूड बचाने में सक्षम है। यहाँ तक का हम लोग कर सकते हैं, चाहे अभी तक तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं और हम सब को ये बहुत मोटिवेट भी करता है, बहुत मोटिवेट करता है। इसलिए बहुत शुक्रिया, आप ये काम को इतना बाधा के बावजूद आप लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और रोटी बैंक के जो मेंबर्स हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से कि ये काम कंटिन्यू किए जाने के लिए। शायद ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके बाद शायद आपसे जुड़ेंगे, जिनको पता नहीं क्या पता जुड़ना कैसे। तो ये आपके साथ कैसे कांटेक्ट करें जो लोग अभी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, रोटी बैंक को और बड़ा करना चाहते हैं, इस बात को और फैलाना चाहते हैं, सोसाइटी में और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स भी, स्टूडेंट्स, यंग माइंड्स, कोई भी इंसान जो शायद आपसे अभी तक उनका मुलाकात नहीं हो पाया, तो आप आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग आपके साथ कैसे जुड़ पाए, ताकि वो लोग भी ऐसे एक नोबल वर्क में कुछ इंक्लूड कर पाए उनकी तरफ से? हम लोगों ने 1 साल पहले एक पाठशाला भी, निःशुल्क पाठशाला भी खोली है। तो जहाँ पर हम लोग जो कुछ भिक्षुक हैं बच्चे, कुछ नशा ग्रसित या कुछ स्कूल नहीं जाते हैं, मतलब स्कूल में नाम लिखा नहीं है लेकिन वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, उनके माँ बाप भी थक गए हैं, वो उनके माँ बाप लेबर का काम करते हैं, वो चल जाते हैं, वो स्कूल ही नहीं जाते। तो हम लोगों ने ऐसी बस्ती पूर्णिया में खोजी थी, और वो कोविड के समय हम लोगों ने वो वहाँ पर हम लोग भोजन देने गए थे, कंटिन्यूस वहाँ भोजन दे रहे थे। तो हम लोगों को पता चला कि सिर्फ एक दिन भोजन देने से, यहाँ पर हम लोग कोविड में भोजन दे रहे, ठीक है कोविड में जरूरत है बस्ती में, लेकिन इनको क्या चाहिए, इनको रोजगार कैसे दे सके हम लोग, इनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये चोरी कर रहे हैं, कुछ वहाँ पर चोरी कर रहे हैं बच्चे, जो माँ बाप भेज दे रहे भीख मांगो या चोरी करो, तो इनको कैसे लाइन मिलाए, ये भी मेरा माइंड में चल रहा था। हम लोग कोविड में जब भी जाते थे खाना देते थे, काफ़ी बच्चे लाइन में, मैं उनसे उस टाइम इतना तो बातचीत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कोविड एक सेकेंड फेज और थर्ड फेज, फर्स्ट फेज उतना नहीं डेंजर गया, लेकिन सेकेंड फेज और थर्ड फेज इतना डेंजर गया कि हम लोग भी एक मतलब किसी से उतना बातचीत नहीं कर। लेकिन उसी बीच में हम लोग बच्चों से भी पूछते थे, पढ़ाई करते हो, तो बच्चे बोलते थे नहीं,
कुछ बोलते क्या करते हैं कुछ। और मैं भी खुद देखा उनका ये, तो मैंने भी देखा है कुछ बच्चे भीख मांगते हैं। मेरी भी दुकान है तो मैं भी देखता हूँ दुकान में, मैंने भी पैसा उन लोगों को दिया। तो फिर उस समय भी चलता था कि अगर ये लोग भीख ना मांगे कुछ करें, तो हम लोगों ने एक साल पहले निःशुल्क पाठशाला खोला, रोटी बैंक विद्या पाठशाला के नाम से। और वहाँ पर हमारे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने खोला कि आपको, जैसे आप क्लास 10 तक पढ़े हुए या 12 तक पढ़े हुए, तो आपने जो 12 तक पढ़ाई की है या आपने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन हो सकता है नर्सरी, या आपका नर्सरी है या क्लास 1 2 कर रहे हैं बच्चे, तो वो सब का शायद आपका पढ़ाई भूल चुके होंगे आप भी, या हम लोग भी नॉर्मली थोड़ा सा। तो उसको भी आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो 2 काम मिलेगा। क्या आप बच्चे को पढ़ा लीजिए, हाँ। या मतलब कोई भी आके वहाँ पर पढ़ा कहाँ पर सकता कहाँ पर किया है है। ये हम लोगों ने शौर बागान, नेपाली मोड़, कोरान बस्ती बोल के एक जगह है, अच्छा, वहाँ पर हम लोगों ने क्या है, हमारे पास 120 से 140 बच्चे। वाह क्या बात। और ये कितना दिन हुआ ये खुले हुए? ये 1 साल हुआ है। अरे बाप रे क्या बात। 1 साल से हमारी वहाँ पर पढ़ाई चल रही है। और यहाँ पर कोई भी आके अपना कोई भी आके, share कर हाँ, सकता है। कोई भी आके अपना एक्सपीरियंस वहाँ क्या पर बात शेयर है, कर सकता क्या है। बात। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला था, कुछ भी करता रहता हूँ लेकिन अंदर में और कुछ करने की चाहत हमेशा। तो 1 साल से मैं हम लोगों ने एजुकेशन दिया, साथ में हम लोगों ने वहाँ पर जो उनका कल्चर था, बहुत सारे वहाँ पर जो अपना कल्चर भूलते जाते हैं। कुछ वहाँ पर आदिवासी जो संथाल समाज के लोग आते हैं, वो भी मैंने जानकारी दी। तो उनके बारे में भी मैंने बताया, अपनी भाषा भूलते जा रहे थे तो मैंने बोला अपना जो आपका जो कल्चर है, हम लोगों ने वहाँ पर उनको उनका सपोर्ट किया। करम उत्सव, करम पूजा हम लोगों ने फर्स्ट वहाँ पर रखी थी। ठीक है, तो उन लोगों ने बहुत सभी एक साथ हम लोगों ने एंजॉय किया। पूजा हम लोगों ने किया वहाँ पर, करम पूजा। मैं सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ गलत यहाँ पर मेरे वर्ड निकल जाए, क्योंकि मैं भी उतना नहीं जानता हूँ, तो माफ़ कर दीजिएगा। ताकि समाज के लिए कुछ गलत नहीं बोला, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करूँ। तो हम लोगों ने वहाँ पर करम पूजा भी उन लोगों को उनके स्टार्ट करवाई। काफ़ी खुश हुए वहाँ के लोग, फिर उनका और हमारे ऊपर विश्वास बढ़ता गया। फिर मन में चल रहा था कि हम लोग अब क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया। मेरा अभी भी कांटेक्ट चल ही रहा है। मैंने सोचा कि अगर हम लोग यहाँ पर जैसे कोई म्यूजिक सिखा दे, कोई डांस सिखा दे, कोई कराटे सिखा दे, मतलब हर क्षेत्र में कुछ कुछ अगर ट्रेनिंग दे, तो बच्चा जिस क्षेत्र में जो बच्चा जाना चाहता है उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ो। मास्टर बने। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ खिचड़ी बन के रहे, सिर्फ एजुकेशन ना ले, साथ साथ में वो अपना जीवन का एक हिस्सा बनाने के लिए, जैसा अभी होता नहीं है कोई म्यूजिशियन होता है तो वो म्यूजिशियन से अपना रोजगार करके खा सकता है, कोई पेंटिंग बना के, कोई कराटे सिखा के। अब सब में तो एजुकेशन सब पे इंजीनियर नहीं बनता है, सब पे टीचर नहीं बनता है कुछ। तो मैंने यही सोचा, और 1 साल में इतना दिन में मैंने बहुत लोगों को भी वहाँ पर बुलाया। हमेशा कुछ भी प्रोग्राम होता था, 15 अगस्त, 26 जनवरी, सरस्वती पूजा, हम लोग वहाँ पर नए नए लोगों को बुलाते थे। और फिर हम लोगों ने एक शुरू किया, वहाँ पर एक चीज़ शुरू किया, कोई भी अपना जन्मदिन, एनिवर्सरी अगर सेलिब्रेट करना चाहे तो केक काट के, होटल में केक ना काटे, वहाँ पर आके इन लोगों के साथ सेलिब्रेट करें। तो ये मेरा एक अच्छा प्रोजेक्ट साबित हुआ। काफ़ी लोग इसको उत्साह दिए और अपने बच्चों का जन्मदिन में कुछ खाता, पेंसिल, रबर। तो अब और मज़ा लगने लग गया उन लोगों को भी पढ़ने में, क्योंकि हम लोगों को कॉपी किताब भी मिल रहा है, हम लोगों को स्लेट भी मिल रहा है, बिस्कुट चॉकलेट भी मिल रहा है। तो बच्चों में और एक इंटरेस्ट आया। जहाँ हमारे पास स्टार्टिंग में 30-40 बच्चे थे, वहाँ पर हमारे पास धीरे धीरे 140 बच्चे हुए। सिर्फ
ऐसा नहीं हम लोग रोजाना कुछ ना कुछ देते थे, जैसे कि अभी सरकारी स्कूल में मिड डे मील के लिए काफी बच्चे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने वो चीज़ नहीं किया कि खाने के लिए बच्चे आए। हम लोगों ने स्टार्ट किया पढ़ाई के लिए, तो हाँ। सप्ताह में 15 दिन में महीने में हम लोगों ने चॉकलेट बिस्कुट कॉपी किताब ये सब प्रोवाइड कर रहे, लेकिन खाने वाला सिस्टम हम लोग वहाँ पर शुरू नहीं किया। कि बच्चा सिर्फ खाने के लिए ना आए। खाने के लिए, लेकिन फिर क्या होता था, कभी कहीं से हम लोगों को बचा हुआ भोजन मिलता था, या कोई बोला कि आज हम अपने जन्मदिन में कुछ भोजन लेकर आए हैं, हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब अलग मैं कर रहे हैं। लेकिन हम लोग स्पेशली वहाँ के लिए वो भोजन वाला सिस्टम नहीं है। हम लोगों का इच्छा था वहाँ पर पढ़ाई हो, शिक्षा, हाँ शिक्षा, खाना भी देंगे, खाना भी देंगे, लेकिन और वो प्राइमरी गोल नहीं है। हाँ मतलब वो रोजाना नहीं, ताकि बच्चे से खाना का प्लेट लेके आ जाए, लेकिन वो बैग नहीं। बहुत ही एक उम्दा स्टेप किया, बहुत ही कुछ कुछ स्टेप। हम लोगों ने उन लोगों को सिखाया कि आप खाना कैसे रोजगार, आप खाना लेने के लिए हमारे पास लाइन में ना खड़ा करिए। हम लोग किसी को भिखारी नहीं बनाना चाहते, हम लोग किसी को अपना पैर में खड़ा करने के लिए मतलब हमारे बोला नहीं कि बार बार मन में चल रहा था। जैसे अभी दो मेरा प्लान चल रहा है, इससे पहले भी हम लोगों ने, जैसे आपने बोला कि हम लोग देखे कि दिव्यांग वाला साइकिल, तो हम लोगों ने दिव्यांग वाला साइकिल देने के लिए भी हमारे पीछे एक मोटो है। हम लोगों ने उन्हें कहा कि आप जैसे घर में बैठे हो तो आप एक काम करो, धूपबत्ती हुआ, धूपकाठी हुआ, कुछ चिप्स हुआ, कुरकुरे हुआ, बिस्कुट हुआ, या अपने साइकिल या व्हील चेयर पर लेके आप अपने मोहल्ले में खड़े हो, आपसे कोई भी सामान खरीदेगा, ये मेरा दावा है, हम इसके लिए प्रचार करेंगे। तो आप ये व्हील चेयर लो, और व्हील चेयर से आप निकल के, तो बहुतों ने इसको अपना रोजगार भी बनाया। बहुत सारे लोग हैं जो अब जो एकदम ही दिव्यांग है, जिनको अपना कुछ ही होश नहीं है, मतलब वो मतलब उनका एकदम दिमाग ही नहीं है, तो वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ वो उनका पैर भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है, तो वो कम से कम घूम सकेंगे, इसलिए उनको भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया। लेकिन जिनके पास ब्रेन है, पैर से प्रॉब्लम है, उनको हम लोगों ने बोला सामान आप बेचिए, अगर आपको सामान खरीदने में भी हमारी हेल्प लगेगी तो हम कुछ सामान भी आपको खरीद के देंगे, आप उसे बेचिए, ऐसे रोजगार करिए। फिलहाल अभी 2 प्रोजेक्ट और हमारे हाथ में, 2 ट्राईसाइकिल हमको अगर मिलता है, तो एक बलरामपुर है और एक आलसा या कोई गाँव है तो वहाँ पर भी हम लोग 1-2 ट्राईसाइकिल दे के उन्हें रोजगार करना बात हो गया, लेकिन अगर मिलती है तो हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे और उनको भी काम। तो मेरा मकसद अपने पैर में खड़ा करना है, किसी को मैंने किसी के सामने हाथ मत लगाना। आप कुछ करो, कुछ करके बहुत सारा है इस दुनिया में, अगर कुछ करना इंसान चाहेगा ना तो बहुत कुछ करेंगे, और अगर इंसान चाहेगा नहीं कुछ हम करेंगे नहीं तो उसका खुद से इच्छा होना चाहिए, बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ा बात। और आपसे ये सीखने वाला बात बहुत है, आपके अंदर इतना इच्छा है, आप इतना कुछ कर रहे हैं अभी तक, इतना कुछ, मतलब एक काम नहीं, आप कितने कुछ एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम आने वाले जनरेशंस के, आने वाले पीढ़ियों के लिए, इतना कुछ कर रहे हैं। आपने बहुत खुशी हो रहा है मुझे आपसे आज बात करते हुए। ऐसे आप तो इतने सारे लोगों से आप इंटरैक्ट करते हैं, इतने लोगों से आप मिलते हैं, तो सब कोई तो समान नहीं होता, तो ऐसे आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए जहाँ पर आप ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए, मतलब आप करना चाहते थे अच्छा, बट उसको गलत तरीके से लिया गया, और इसको आपने कैसे डील किया, और इससे आपका लेसन क्या मिला जिससे हम लोग सीख सकते हैं ऐसे की परिस्थिति से। एक्चुअली सबसे पहले ये तो बात सही है कि आप कभी भी अच्छा काम करेंगे तो बाधा जरूर आएगा। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने भी काम जब शुरू किया था तो बहुतों ने मुझे बोला कि आप सेवा कर रहे हैं तो आप ये फोटो तो मत डालिए, तो ये खराब लगता है, किसी का अपमान होता है। तो मैंने उनसे सिर्फ बहुत सारी ऐसे मुझे कमेंट्स आते थे, मैं नर्वस हो जाता था कि इतना मेहनत करता हूँ दिन रात,
और अगर मैं फोटो नहीं डालूंगा तो मुझे कहाँ से मिलेगा? मैंने जो आपसे खाना लिया है वो अगर मैं नहीं दिखाऊंगा, या मेरे लिए वो प्रूफ भी है कि मैंने कितने लोगों को खाना दिया है। आपने जो दान मुझे किया, आपने जो मुझे, अब सपोज करें आपने मुझे 20 मैंगो दिए, 20 मैंगो दिए, ठीक है, तो मैं भी तो एक गरीब लड़का हूँ। हो सकता है कि मैंने फोटो नहीं डाला, तो आप क्या सोचोगे? हो सकता है सुबह भैया ने घर में सरकार दिया होगा, हाँ, लेकिन अगर मैं फोटो डालता हूँ तो मैं अपने तरफ से तो मुझे सेफ हो गया। लेकिन बहुतों ने बहुत सारे कमेंट करते थे, मैं सुनता था, मैं उनका जवाब सिर्फ एक ही चीज़ देता था, भैया आप मुझे साल भर का खाना या मुझे 10 दिन का खाना दे दीजिए, आप 10 दिन का खाना दीजिए या साल भर का खाना दीजिए, या आप रोज खाना प्रोवाइड करें, मैं एक फोटो नहीं डालूंगा, मैं खुद को हाईलाइट नहीं करना है। और अगर मैं उस दिन फोटो नहीं डालता, नहीं वीडियो डालता, तो आज इतना लंबा सफर भी नहीं तय होता। और फोटो और वीडियो के पीछे मुझे काफ़ी अभी भी सुनना पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं कि आपका तो रोजाना का काम है, फोटो डालते हैं, तो रोजाना मैं खाना उसी फोटो उसी वीडियो के बदौलत मैं लोगों का जुगाड़ कर जाता हूँ। तो आपने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में 100 लोगों के लिए भोजन दिया है, तो अगर मैं फोटो नहीं डालता हूँ तो आप क्या सोचेंगे कि शायद भैया ने तो ले लिया होगा। तो कहीं ना कहीं वो, किंतु परंतु वो सब का फेस किया, और बहुत सारे समय भी ऐसे हुए कि कुछ लोग छोड़ के चले गए कि अ, समय नहीं होगा भैया, मतलब पता नहीं है कि नहीं, हम लोग क्यों करें? हम लोगों को क्या मिलेगा, मतलब आसपास हम लोगों को किसको करके क्या मिलेगा आपको? मतलब ज़्यादातर तो गिराने वाले ही ज़्यादा मिलते हैं, मतलब उठाने वाले क्या आप करो, हमें ऐसा कहने वाला बहुत कम है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यही मुझसे भी यही क्वेश्चन किया जाता है। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही एक इतने दिन के सफर में मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर वो हमारे टीम मेंबर अगर वो सुन भी रहे होंगे तो मुझे अच्छा है कि उनको मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से भी। उन्होंने कहा कि कि हम लोग क्यों ये इतना सोच रहे हैं अपनों के लिए, अपने लिए क्यों नहीं सोच रहे, और रोज क्या किसी दिन कर दिए, हाँ, रोज क्या है। तो और भी कुछ कुछ था, तो मैंने एक ही चीज बोला कि मैं जब कोविड के समय में पीछे नहीं हटा, तो मैं आज कैसे हटा? मेरा एम निश्चित है कि मुझे वर्क करना है। काफ़ी कुछ नाराज भी हुए, अब जाहिर सी बात है कि मैं तो मतलब एक आम इंसान हूँ, भगवान से ही लोग नाराज हो जाते हैं, उनका कुछ काम नहीं होता है तो जाओ तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, जाओ तुम्हारी अर्चना नहीं करेंगे, बोलते हैं आज से तुमको पूजना बंद, आज से मंदिर जाना बंद। तो मैं तो एक आम इंसान हूँ, मुझे तो कुछ लोग नाराज भी, कुछ छोड़ के भी चले गए, लेकिन जो लोग छोड़ के गए आज भी कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से मुझे वाच करते हैं, और एक ही चीज बोलते हैं, बंदे ने मतलब दम है, बंदे ने ये नहीं किया। मेरे एक क्लोज भैया है जिनको मैं अपना बहुत प्रिय भैया बोलता हूँ, मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, उन्होंने भी कहा था कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, नहीं सकोगे इतना दिन, फालतू मजाक बन जाएगा अपना, मतलब बेइज्जती करवाओगे, ये सब कर सकोगे, इतना हार्ड काम है, इतने लोगों को इतना दिन चला सकोगे? मैंने कमिटमेंट किया था कि 365 मैं हमेशा बोलता था शीत, मतलब शीत ग्रीष्म वर्षा रोटी बैंक की वर्षा, मैं ये चीज़ हमेशा बोलता था। और आंधी हो तूफान हो रोटी बैंक निकलेगी, तो मेरे लिए ये तो चैलेंज था। मुझे सभी बोलते थे कि तुम नहीं सकोगे, मेरे जो बचपन के दोस्त थे वो भी बोलते थे भाई तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करके तुम ये क्या कर रहे हो, अच्छा नौकरी करो,
तुम एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे घर में ये सब नहीं शोभा देता। देखो हम लोग भी नौकरी वोकरी कर रहे हैं, हम लोग भी अपना फैमिली को चला रहे हैं। तो मैं एक चीज़ आज भी सोचता हूँ, और शायद अगर कोई सुन रहे होंगे तो मैं उनके लिए एक बात भी बोलना चाहूँगा कि कोरोना के समय हम लोगों ने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख मिला है। अगर कोरोना से हम लोगों को ज़िंदगी में अगर सीख नहीं मिला, मतलब ईश्वर ने हमें कोरोना काल जो दिया उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। कैसे बोलिए तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आज आपके पास इतना बड़ा मकान है, आपके पास घर है, आपके पास दौलत है, लेकिन सोचिए आपकी बॉडी वहां पर पड़ी है, आपके पास इतना पैसा रहते समय आपकी माँ, आपके भाई, आपके पिताजी, किसी की भी वहां पर बॉडी पड़ी हुई है, वो वहां से दूर से देख रहे हैं, वो उसके पास भी नहीं जा रहे। इसको बोलते यही है दुनिया, यही है मतलब ओरिजिनल सच्चाई यही है कि हमारी जिंदगी का दाम नहीं है। आप किस अहंकार में जी रहे, मतलब किस अहंकार में जी रहे कि बहुत पैसा बनाना है। क्या पैसा बनाना है? अरे वही 2 गज की माटी के अंदर जाना है जिसमें एक मजदूर भी जाता है और एक राजा भी जाता है। चाहे जितने भी शमशान घाट चल रही है और जितने भी कब्रिस्तान चल रही है, बड़े से बड़े सुरमा मतलब पहलवान और वीर भी उसी 2 गज की मट्टी में दबे हुए हैं, है ना। तो मेरा ये नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पैसा मत कमाइए, मैं बोलूंगा पैसा कमाइए, खूब मेहनत करिए, लेकिन आपको जितना चाहिए आप उतना के लिए मेहनत करिए। ज्यादा के लिए आप मत दौड़िए। ज्यादा के लिए आप दौड़ेंगे तो आपको किसी न किसी के लास्ट पर से गुजरना होगा। तो आप ऐसा काम मत करें कि ज्यादा आप कहाँ से लगेगा, कम समय में आप ज्यादा कैसे लगेगा। या तो आपको डकैती करना पड़ेगा, या तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा, या आपको किसी का गला काटना पड़ेगा, या आपको किसी को मतलब फ्रॉड करना होगा, तभी ना आप ज्यादा लगेगा। तो उस ज्यादा के चक्कर में आपने अपने जिंदगी में क्या दिया? फैमिली को समय दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस काम से अपने फैमिली को भी समय देता हूँ, अपने फैमिली के साथ भी हूँ, समाज के साथ भी हूँ, और ना मुझे इनकम टैक्स का टेंशन, ना मुझे साइड टैक्स की टेंशन, ठीक है, ना मुझे डकैत की टेंशन कि मुझे कुछ लूट के जाएगा। मेरे पास कुछ रहेगा तो मुझे लूट के जाएगा। मैं जो नींद सोता हूँ, सच में अगर कोई इंसान मतलब अगर सोना चाहता है तो एक ही चीज होगा, जितना जरूरत है उतना कमाओ। रहने के लिए सन के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान, ये अगर मिल जाए तो काफी है। आप ऐसा आराम का जिंदगी चाहिए तो जो करिए, गाड़ी बंगला, लेकिन गाड़ी बंगला ले लीजिएगा, लेकिन मतलब इसमें आपको वो जिंदगी नहीं है। आज सबसे बड़ा चीज है कि जो सुख इसमें है ना, जो सुख बांट के खाने में वो छीन के खाने में नहीं। क्या बात है। तो बस इतना ही, ऐसे चलता रहेगा। अगर इसके बाद मतलब जैसा आप चाहते हैं कि अपकमिंग जनरेशन्स भी ऐसे एक्टिविटीज में और इंडल्ज हो, तो अगर आपको पूछा जाए कि एक कोई भी सोशल वर्कर जो ऐसे सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसके अंदर ऐसे कौन से कुछ क्वालिटीज होना चाहिए जिसके लिए वो इस काम को कंटिन्यू किए जा पाएगा इतने दिन तक? जो आप बोल रहे हैं कि इसको लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना होता है जो भी इस फील्ड में आता है, तो ऐसे कौन से 2 क्वालिटी एक इंसान के अंदर होना चाहिए जो रहने से वो मतलब ये काम को कंटिन्यू कर सकता है, इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करना है उसको? बहुत अच्छा सवाल है। और इसका छोटा सा जवाब है जो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगा, अपने घर में मिलेगा। आपको अपने परिवार के साथ यूनाइटेड रहना है। मतलब एक अच्छा बेटा बनकर, एक अच्छा भाई बनकर, एक अच्छा बेटी बनकर, एक अच्छा बहन का भाई बनकर, मतलब आपको उस छोटे से घर में खुश रहना होगा। आपको अपने से ज़्यादा मतलब
सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने परिवार का साथ देना है। अपने माता पिता के ये सोचना होगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे को कितना कुछ दिया है। अब ये मत सोचना होगा कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया। अगर जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कितना कुछ किया, उस दिन आप में सोशल एक्टिविटीज आएगी, समाज के लिए आएगा। और सबसे बड़ा चीज कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गांधी जी की तरह एक गाल में आपको अगर कोई मारता है तो दूसरा गाल आगे बढ़ा दूँ, मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं इस बात को बोलूँगा कि ठीक है, आप उसको उसने मारा तो क्यों मारा, उनको मान के आपको क्या मिला, ये उनको फील कर रहे थे, ताकि वो फिर दोबारा ये गलती ना करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मारा तो आप भी मार लिए रहते। तो ये सब गुण होना चाहिए कि आप सामने वाले को कितना अच्छा से ले सकते हैं। मतलब एक घर में इतने लोग होते हैं तो होता ही है कि झमेला होता है, भाई बहन का नहीं करता है। तो जब तक अपने परिवार के साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं होगा तब तक आप समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको परिवार में अच्छा रिलेशन रहेगा तभी आप समाज के लिए कर सकते हैं। आप दिखावा आप ज्यादा दिन नहीं करते हैं। मतलब आप गए 2-4 दिन किसी को खाना दे दिए, किसी का हेल्प कर दिए, कुछ और कर दिए, और अपने माँ बाप का ही सेवा नहीं कर रहे। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि आप दिखावा पूरा कर रहे हैं कि आप कितने बड़े समाज सेवी हैं, अपने माँ बाप को ही कहीं पर आपने छोड़ दिया है, माँ बाप को ही नहीं देख रहे हैं। तो मैं बोलूँगा जब तक आप भीतर से नहीं मजबूत है तब तक हम दिखावा करने के लिए मत आइए। अगर आपको करना है सच में, अगर आपको समाज के लिए कुछ करना है तो अपने माँ बाप की सेवा करिए। अपने आसपास बहुत सारे ऐसे काम है वो करिए, अपने परिवार के साथ रहिए, अपने परिवार को खुश रखिए। देखिए ऑटोमेटिक जब अगर आपका परिवार खुश है तो परिवार से बड़ा कोई ताकत नहीं होती। अगर आपका परिवार आपके साथ है तो आप कुछ कर सकती है। फिर बात के साथ मेरे लिए मेरा परिवार मेरे साथ है और इस कार्य में परिवार का सबसे ज्यादा साथ होना जरूरी है। तो सबसे पहले बोलो परिवार के साथ होना जरूरी है। परिवार के साथ रहिए, सब कुछ कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत ही उम्दा जवाब दिया। और जो थोड़े अभी यंग जो स्टूडेंट कम्युनिटी में उनको अगर वो सपोज कुछ ऐसे सोशल एक्टिविटी में इन फ्यूचर इंडल्ज होना चाहते हैं तो उनको अभी से अपने अंदर क्या क्या, मतलब अपने डेली लाइफ में क्या क्या चेंजेस आना चाहिए, कैसे अपने सराउंडिंग्स में कंट्रीब्यूट करना है, क्या स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं अभी इस उम्र से, कम उम्र से, ये सब। जैसे उनका पढ़ाई का जो समय होता है पढ़ाई करें, खेलने का जो समय होता है खेलें। जैसे आपने पढ़ाई के लिए 1 घंटा निकाला, खेलने के लिए आपने 1 घंटा निकाला, उस पढ़ाई और खेलने में से 5 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट, 10 है और 10 है, दोनों में से निकालिए, दोनों बस करिए। उस समय आप थोड़ा सा एक्टिविटी समाज के लिए कर सकते हैं। बहुत तरीका से है। मतलब आपको अपने जो बिजी लाइफ है, सबकी बिजी लाइफ है, अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि मतलब सुबह होते ही इंसान भागते हुए ही रात को भी भागते ही रहते हैं, सुबह का भी पता नहीं। तो अभी फिलहाल बहुत टफ कंपटीशन है, चाहे एजुकेशन की लाइन में आप पढ़ाई, बच्चा जब 3 साल का हो जाता है उसके बाद से उसकी लाइफ में सबसे बड़ा एजुकेशन का चाप होता है कि हाँ पढ़ाई करके हमको कुछ बनना है, कुछ करना है। सही बात है, पढ़ना तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको उसमें से थोड़ा सा समय निकालना होगा। जैसे आपने खाने के लिए समय निकाला, जैसे आपने खेलने के लिए समय निकाला, जैसे आपने सोने के लिए समय निकाला, जैसे आपने टीवी देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए समय निकाला, वैसे ही अपने बिजी लाइफ में थोड़ा सा समय निकाले। कुछ मत करिए, ज़्यादा कुछ मत करिए। अपने घरों की छत पर जाइए, थोड़ा सा पानी रखिए पक्षियों के लिए, थोड़ा सा दाना रखिए। देखिएगा कि इतने दिन आपने नहीं किया, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। आप जब ये करेंगे ना तो आपको धीरे धीरे समाज के प्रति आपका जो अंदर में हृदय में कठोर जो हृदय है उसमें नरमता धीरे। मैं सिर्फ एक जन को नहीं बोला, मैं पूरे समाज को बोला कि आप
घर से स्टार्ट करिए। घर पर भी बहुत सारे चैरिटी जो काम कर सकते हैं। घर पे देखिएगा आपका जो पड़ोस में गाय आती है या आपके दरवाजे पे आती है, बहुत साल आपके दरवाजे पर, आप उन्हें एक रोटी दीजिए। या आप स्कूल जा रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखा था, बहुत अच्छा वीडियो देखा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बच्ची थी, वो स्कूल जा रही थी और कोई जरूरतमंद उनका है ट्राई कर रहा था, तो बच्ची ने अपना टिफिन बॉक्स निकाल कर उसे भोजन दिया। तो और एक वीडियो मैंने देखा था, एक बच्ची जा रही है और कोई प्यासा इंसान पानी के लिए मतलब बैठा हुआ था। सभी गुजर रहे थे, लेकिन उसने अपने वाटर बोतल से खोलकर उस बंदे को पानी दी। एक छोटी सी बच्ची, मतलब शायद मैंने वीडियो में देखा हुआ 4 साल 5 साल, मतलब इतने छोटे बच्चे में इस तरह का, मैंने बोला ना कि अपने जीवन में, बिजी जीवन में भी आप काम कर सकते हो। अब आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते में कुछ जरूरतमंद भूखा बैठा हुआ है, कुछ प्यासा बैठा हुआ है, या कोई रास्ते पे गिर गया है, आपकी मदद करने आप शरीर से सक्षम नहीं, आप किसी को बुला के उसकी मदद कर रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं अपने ज़िंदगी में आपको कुछ करने के लिए, अगर आप चाहते हैं। मैं यूथ को एक ही बात बोलूँगा कि मोबाइल, रील्स, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये सारी दुनिया से थोड़ा सा समय निकाले और रियल लाइफ में थोड़ा सा, मतलब इंटरनेट की दुनिया में तो है, इंटरनेट आज के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनको अपना मतलब जीवन में इतना बिजी मत, इनमें इतना मत हो जाइए कि आप अपना जो आपका जो समाज है आप उसको भूल जाए, आपके जो रिलेटिव है उनको भूल जाए। आज सबसे बड़ा समय अब क्या हो रहा है कि देखिएगा बच्चों में अभी से ही मोबाइल के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न हुआ है, छोटे बच्चे को भी खासकर, मतलब 2-2, 3-3 घंटा उस फोन में पता नहीं क्या है, गेम खेल कर या क्या पता नहीं क्या करते हैं, मुझे भी मतलब नहीं क्या करते हैं, लेकिन वो 1.5 घंटा वो जो उसमें बर्बाद करते हैं, मैं चाहता हूँ 1.5 घंटा में 1.5 मिनट अगर वो किसी अच्छे काम के लिए निकालें तो इससे 2-4 चीज़ होगी, उसके माँ बाप भी खुश रहेंगे, उसका समाज भी खुश रहेगा। तो अभी के जो यूथ है, मैं उनको एक ही बात बोलूँगा कि अपने ज़िंदगी में थोड़ा समय निकालें, ये थोड़ा सा समय ही आपके लिए एक बड़ा काम करेगा। जैसे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, हम लोग पहले टेलीफोन यूज़ करते थे, करते थे, तार लगता था, तो तब हमारी बातचीत होती, लेकिन आज हमारे पास एक फ़ोन, सेल फोन है, लेकिन आपको पता है कि बिना तार के कैसे हमसे बात हुई। वैसे ही हमारे ज़िंदगी में ब्लेसिंग काम करती है, मतलब हमारा कुछ अच्छा काम हमारे ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग का काम करते हैं, जो हम लोगों को किसी न किसी तरीके से बचाती है। मैं 4 एग्जाम्पल दूँगा लाइफ का, आज का मैं एग्जाम्पल दूँगा। आज हमारा फोटो मतलब आ रहा था, तो एक बारिश के कारण काफ़ी बड़ा गड्ढा हुआ, तो पता नहीं चला सड़क था ना, रास्ता है ना, सड़क है ना, गड्ढा है, फोटो एकदम उसके अंदर घुस गया। मतलब हम लोग सब नहीं मालूम थे, लेकिन जैसे लगा किसी में कोई शक्ति आके वो वहाँ से हम लोगों को निकाल, मतलब ये आज का एक्सपीरियंस है। जस्ट 5 घंटा पहले, आज आज ही का 6 घंटा पहले का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैंने छोटे चावल को डांटा भी कि कैसे तुमने चला रहे हो, बड़ी अकल से बोला। मैंने उसे बोला भैया पानी आज सुबह से इतना पानी पी थी और पानी का पता नहीं चला, रास्ता है ना गंदा है। तो उसने मुझे बोला कि भैया एक बात बोले, इतना
कितना हम लोग अच्छा काम करते हैं, भगवान कैसे हम लोग अभी कितना लोग भूखे बैठा होगा, हम लोग के भोजन के लिए इंतजार कर रहा होगा, तो भगवान कैसे चाह सकता है कि हम लोग हॉस्पिटल में पड़ा रहे और हॉस्पिटल के बाहर जो लोग रुके हैं वो उसको खाना देते हैं। सच में मतलब आज ही का 6 घंटा या 5 घंटा पहले का एक्सपीरियंस, तो लाइफ में कुछ बहुत सारा ऐसा घटना घटा। तो यूथ को एक ही बात बोलूँगा कि अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, करके देखिए बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आ, आपने प्रदर्शन में बोला ना कि मैं मुस्कुराता ही रहता है, तो इसका कारण भी यही है कि किसी बात का टेंशन नहीं है, सब चीज सोचता हूँ कि है ना भगवान, है ना, वो आप नहीं जानेंगे, मैं अपना कर्म करूँगा वो आप नहीं जानेंगे। बस यही हमारा तो से हमारा करनी है। कर्म कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना करें। तो फल आपको कैसे मिलेगा ये आप, मैंने बताया फर्स्ट 6 घंटा पहले मैं तो अभी भी टेंशन में हूँ कि आज पेपर अगर पलट जाता तो शायद चोट लग के हॉस्पिटल में पड़े रहते। लेकिन यस वाई होता है, जाको जाको सही जाना हमारा से अब ये बात तो मुझे जानना ही पड़ेगा अभी कि मतलब आपको देख के तो हमको बहुत लोग मोटिवेटेड होते हैं, मतलब आपका ये पॉजिटिविटी, आपका ये मतलब इतना कुछ करने का जो इच्छा है, ये सब देख के हम सब भी बहुत मोटिवेटेड होते हैं। आपको कौन मोटिवेट करता है? आप क्या चीज़ को देख के इतना प्रेरित होते हैं? आपका प्रेरणा कौन है, क्या है? मेरा प्रेरणा मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा भाई, मेरी दीदी, मेरी वाइफ, ये है मेरे प्रेरणा। जो परिवार मेरा परिवार जो मेरी ताकत है। मैंने हमेशा परिवार को इसलिए कहा, आज मैं जितना समय दे पाता हूँ अपने भाई की वजह से दे पाता हूँ। आज वो अगर नहीं होता मेरे साथ तो शायद मैं इतना दूर का सफर नहीं कर सकता था। जैसे पता ही होगा कि जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करनी थी, जब माता सीता को हरण कर रावण ने जीत गया था, तो शायद राम जी वो अकेला कर पाते या नहीं पाते वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके पीछे भी परिवार काम कर रहा था। तो उनके भाई लक्ष्मण थे, साथ में हनुमान जी थे, मानव सेना थी। तो कहीं ना कहीं राम जी के साथ कितने लोग थे जो इतना बड़ा समुद्र पार करना था, सेना अगर नहीं होती तो शायद प्रभु को भी दिक्कत होती, क्योंकि उस समय उनका अवतार एक इंसान मनुष्य रूप में आया था। मनुष्य रूप में था। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि परिवार का साथ आपका जिंदगी में बहुत जरूरी है। आज रावण के साथ विभीषण नहीं था बोल के राम जी ने मतलब बहुत सरलता से रावण को हरा सके। यह बात लक्ष्मण था उनके साथ। लक्ष्मण था उनके साथ। आज कहीं ना कहीं परिवार के साथ बहुत जरूरी, क्योंकि बाहरी लोग आपको हमें ज़्यादातर मोटिवेट करने वाले नहीं मिलते, ज़्यादातर गिराने वाले मिलते हैं। तो बाहरी जो गिराने वाला है उससे बचाने के लिए आपको आपका परिवार साथ चाहिए। आज कहीं ना कहीं मेरा परिवार मेरे साथ है बोल के मैं इतने दूर पहुँच पाया हूँ। तो मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे परिवार है, मेरे दोस्त है, मेरे रिलेटिव है, लेकिन सबसे पहले परिवार जो मुझे बस तुम बढ़ते चलो, हम तुम्हारे साथ, पीछे हम देख लेंगे क्या होगा। तो जब कोई बोल देता है बड़ा मेरा छोटा भाई हो, वो मुझे बोलता है कि तुम भाई आगे बढ़ जाओ, वो मुझसे छोटा है, मैं उससे बोलता है कि तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई मुझे बोलता है तुम बढ़ जाओ, जो होगा मैं संभाल लूंगा। मतलब थोड़ा सा बहुत हो रहा हूँ, आंखों में पानी आ रहा है कि हर मतलब एक समय कोई नहीं था तो भाई ने साथ दिया था, और आज भी 6 सालों में मतलब इतना समय एक साथ हम लोगों ने बिताया। हमेशा छोटा भाई बोला कि भैया तुम लड़ाई करो, कोई साथ नहीं देगा, मैं दूंगा साथ। हाँ तुमको पैसा चाहिए
फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, मैं दूंगा। अगर तुम्हें भी मतलब किसी दिन अगर तुम्हें भी हौसला टूटेगा कि मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो फाइनेंशियल के लिए मैं हूँ, मैं दूंगा तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट, लेकिन तुम लड़ाई करो। तो बस भाई का सपोर्ट सबसे बड़ा इसमें चैलेंज था। भाई ने बहुत साथ दिया। भाई की भी शादी हो चुकी है, भाई की भी वाइफ है, उसने भी बहुत साथ दिया। मेरी वाइफ ने भी मेरा हर कदम पे साथ दिया। बस परिवार साथ रहे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है। बहुत अच्छा। और आपका हम लोगों ने जब ये आप हमारे प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, ये हमने जब बात सोशल मीडिया में पोस्ट किया, बहुत जन ने मुझे पर्सनली रीच किया ये बात पूछने के लिए कि आप क्या इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, इन सेंस मतलब वो लोग का पर्पस, मतलब वो लोग का पूछने का मतलब ये है कि क्या आप ये सब चैरिटी पॉलिटिकल एक्सपोजर के लिए कर रहे हैं या फिर पॉलिटिकली हाईलाइट होने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो उनके लिए आपका जवाब क्या होगा? यही बहुत बढ़िया सवाल। मतलब मैं सोच रहा था कि ये अभी तक मेरे साथ, मतलब हर स्टेट पर मेरे साथ सामना किया गया है इस क्वेश्चन का। मैं सोच ही रहा था इस क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पूछते तो मैं इसका आंसर दे दूँगा, क्योंकि एक्चुअली सभी सोचता है कि इंसान चैरिटी क्यों करता है। दो कारण है, या तो वो पॉलिटिकल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, या वो कुछ हासिल करने के लिए, पाने के लिए। तो पॉलिटिकल के लिए क्वेश्चनों को मैं बताना चाहूँगा। मेरी कुछ इच्छा नहीं है कभी भी पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन हाँ, जिस दिन अपने से कभी मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, लेकिन हाँ, जिस दिन धरती पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी और पब्लिक की अगर डिमांड रहेगी कि उनके लिए किसी को लड़ना है, मुझे टिकट लेके लड़ने की बात नहीं होगी, मैं टिकट लेके लड़ने की बात नहीं कर रहा। अगर उनके लिए मुझे उनके हक के लिए लड़ना पड़ा तो मैं जरूर मैदान में उतरूंगा, मैं जरूर लड़ूंगा। लेकिन मुझे इलेक्शन और टिकट लेके राजनीतिक लड़ना मुझे इच्छा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जाने के बाद मुझे लगता है कि मैं जो आज कर रहा हूँ शायद नहीं कर पाऊँ। कुछ लोग बोलते हैं आप पॉलिटिक्स में जाओ, इससे भी अच्छा कर पाओगे। तो मैं बोला यार कि उनकी बात भी सही है, हो सकता है मेरे पास पावर आ जाए तो मैं उससे भी ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ जो मैं लेवल में अभी काम कर रहा हूँ। लेकिन अंदर से मन नहीं है पॉलिटिक्स में। हाँ, पावर मिल जाएगी, सत्ता मिल जाएगी, बॉडीगार्ड मिल जाएगा, लेकिन वो आज़ादी नहीं मिल पाएगी ना जो आज मेरे पास है। आज मैं किसी के साथ भी कहीं पर भी बैठ जाता हूँ, किसी के साथ भी खड़ा हो जाता हूँ, रात बेरात अकेले घूम लेता हूँ, फिर मेरे साथ 2 बॉडीगार्ड चलेंगे, मुझसे कोई मिल नहीं पाएगा, मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लगाता। तो शायद मैं इस सब चीज़ से बहुत गुजरना चाहता हूँ। मतलब मैं एक जमीनी स्तर का लड़का हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे सब कोई मिले, मैं सबसे मिलूँ, कोई बाधा नहीं रहे, किसी से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं कि आपसे मिलने के लिए मुझे टाइम चाहिए। आप मुझे फ़ोन करें, टाउन आके कोई भी, मैं आपके माध्यम से भी मैं मैसेज देना चाहूँ, अगर मुझसे कोई भी मिलना चाहता है दुनिया टाउन आके मुझे एक कॉल करे, मैं उनसे मिलने के लिए उस जगह पर पहुँच जाऊँ। आपको आने की जरूरत नहीं है, दुनिया टाउन आके मुझसे कोई भी मिलना चाहे मिल, कोई भी समय, सुबह 10 बजे के बाद रात 10 बजे से पहले कोई भी समय कोई भी मुझसे मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद मेरे फैमिली के लिए समय और सुबह मेरे लिए उनके लिए समय जरूरी है, वो भी जरूरी है। तो और एक बात कि आपने जो इतना ये जो जर्नी आपने अभी तक तय किया, इसमें आपने जो जो चीज़ देखा, जो चीज़ फेस किया, इनमें आपने जो जो सीख आपको मिला, ऐसा अगर सीख आप कुछ देना चाहेंगे जो मतलब आप चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो आपसे एटलीस्ट ये लेसन तो ज़रूर लें,
ऐसे कुछ लेसन अगर आप शेयर करें, ऐसे कुछ एडवाइसेस या लेसन जो आपको मिला, जो आप दूसरों को बांटना चाहते हैं। बहुत गंभीर सवाल है और मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऐसे ही सवाल हो, ताकि कुछ करने के लिए लोग, बहुत लोगों में चलता है कि बहुतों में चल रहा है कि किसी एनजीओ के साथ ज्वाइन करें या ज्वाइन करके ही काम करें। नहीं, जरूरी नहीं आपको किसी एनजीओ बनाना होगा या किसी संस्था से आपको जुड़ना होगा। आप खुद भी कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं, आपको किसी के साथ का भी जरूरत नहीं, आप अकेले कर सकते हैं। बहुत सारे काम है, जैसे आपके पास कोई भी हो, जैसे हुनर है, आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छा डांस करते हैं, आप अच्छा बजाते हैं, आप अपनी जो शिक्षा है उसको लोगों तक पहुँचाइए। जैसे मैंने बचपन में सीखा था कि धन चोरी कर सकता है, टेबल कुर्सी चेयर चेयर चोरी कर सकता है, लेकिन आपका शिक्षा कोई चुरा नहीं सकता। तो आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन हैं तो लोगों को बिजनेस करने का तरीका बताइए, थोड़ा सा समय निकाल के, या अभी तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, आप एक छोटा वीडियो बना के लोगों को बिजनेस करने का तरीका बताइए। जो रोजगार नहीं कर पा रहे कैसे रोजगार करें। मैंने भी बहुत लोगों से को मैं भी एक बिजनेस मैन हूँ, तो मैंने लोगों को बिजनेस करना भी सीखा है कि कम पूंजी में आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं, क्या बिजनेस कर सकते हैं जो आपके लिए सुटेबल रहेगा, आपको क्या अच्छा लगता है, आप कितना लेवल तक आप काम कर सकते हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। मैंने भी बहुतों को सजेस्ट किया कि आप ये बिजनेस करिए। बहुत मुझे पूछते हैं कि भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है, बिना पैसा का हम क्या बिजनेस कर सकते हैं। मैंने बताया बिना पैसा का भी आप बिजनेस करें। बोले क्या, बोले क्या, मैंने बोला आप आपके आसपास जो मतलब कुछ बड़े डीलर हैं, उनसे आपका अच्छा है, उनसे आप थोड़ा सा सामान लीजिए, सामान बेच उनका सामान बेच के उनसे जो आपका लाभ प्रॉफिट होता है वो रखिए, उनको फिर सामान वापस दे दीजिए। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो आपको कपड़ा देते हैं कि आप बेच कर आप मुझे पैसा दीजिए, या सब्जी बेच कर या फल बेच कर आप ले जाइए ठेला, आप सब्जी बेच कर या फल, बहुत सारे बहुत कुछ है ऐसा। इस टाइप का आप करिए, आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप बिना पूंजी में पूंजी बना सकते हैं। आप उनसे लाइए कोई सामान खरीद के, आप उनके लीजिए और आप किसी को बेचिए, उनको आप उनका मूल्य दे दीजिए, जो इंटरेस्ट जो रोजगार नहीं था उससे आप फिर 2-4 दिन करके जो रोलिंग होता है उससे आप फिर उनसे सामान डायरेक्ट अपना पैसा से आप खरीदिए, फिर उस पैसे से आप काम कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग अगर काम करने की इच्छा मन में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बस यही बोलूँगा कि अपना जो एक्सपीरियंस है लोगों को बांटिए, अपना जो टैलेंट है लोगों को साथ बांटिए, कमेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। और ये मानसिकता को छोड़िए कि मैं फ्री में क्यों करूँ। आप फ्री में कुछ नहीं कर रहे, आप फ्री में कुछ नहीं कर रहे, आप उसको जो सिखाए हो वो आपको कभी ना कभी किसी भी प्लेटफॉर्म में रहेगा ना, जिस दिन वो आपको उस प्लेटफॉर्म में आपका अगर नाम देता है तो वही आपके लिए सबसे बड़ा चीज़ हो गया। अगर वो सोच लीजिए कोई आपने किसी को पढ़ाया और वो बच्चा फ्री में ही आपने निःशुल्क शिक्षा दी है, वो बच्चा कहीं बड़ा हो जाता है, तो उसके बाद अगर वो प्लेटफॉर्म पर आपका नाम देता है या आपके पास, मैंने एक जगह एक वीडियो देखा था, अभी मैं बता दो शेयर करता हूँ। कोई टीचर थे जो स्टूडेंट को पढ़ाए थे, उसी फैक्ट्री वही फैक्ट्री उस स्टूडेंट की रहती है और टीचर की थोड़ी सी अवस्था या मानसिक अवस्था बिगड़ने के कारण उसी फैक्ट्री में वो गार्ड का नौकरी करता है।
जिस दिन मालिक मतलब वो स्टूडेंट आता है, वो देखता है, अरे सर, वो पैर छू के प्रणाम करता है, तो वो बोलता है कौन है, बोले सर आपने मुझे पढ़ाया था, आप भूल गए। तो आज कहीं ना कहीं आप सोच लीजिए कि आपने उसे शिक्षा दी थी, आपने उसे शिक्षा दी थी, आपका समय खराब हुआ, लेकिन वही शिक्षा आपको, वही स्टूडेंट आपके साथ खड़ा हुआ, आज वो आपके साथ तो गलत नहीं करेगा, वो अपने टीचर को तो गलत जगह नहीं देगा, उसने उनके उनका लोन का घर छुड़वाया, क्योंकि आज वो सफिशियंट था, बोला कि आपकी शिक्षा की वजह से ही मैं इतना दूर पहुंचा। अभी अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आप उन लोगों ने देखा होगा, एक पुलिस ऑफिसर 10 साल पहले एक ऑफिसर था, कहीं से मैं देख रहा था, न्यूज़ में देख रहा था, तो दाढ़ी भी बढ़ गई थी, थोड़ा मानसिक बीमार से, वो एक शायद था ना, इंस्पेक्टर था ना, तो उनके दो उनकी बातों से मतलब उन्हें पहचाना है। तो बहुत सारी चीज़ें इसकी ज़िंदगी में, बहुत सारा समय आदमी को चेंज करता है, तो बोलना मुश्किल है कि आज किसके साथ क्या है, तो इसलिए अपने ज़िंदगी में जब तक सांस है कुछ कर जाओ, तो उसके बाद तो फिर देखा जाएगा क्या होगा। बहुत बढ़िया। और इसके साथ हमारे जनरल क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे आपसे, बच्चों ने, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कुछ कुछ क्वेश्चंस बाकी है जो उन्होंने पूछा है। उनमें से पहला सवाल ये है कि मतलब आप अपकमिंग, आपने अभी बोला कि कब किसी के साथ क्या हो सके हमें पता नहीं पर फिर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आने वाले 10 या 15 साल में आपका प्लान क्या है? आप खुद को या रोटी बैंक को या हमारे सराउंडिंग्स को या हमारे पूरे को कहाँ देखना चाहते हैं? पहले तो इनका क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कि मेरे दिमाग में भी रोज बोला ना कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अभी फिलहाल एक माथा में चल रहा है कि मैं तीन टोटल 3 प्रोजेक्ट है मेरे दिमाग में। एक तो एक ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर वो कचरे चुनने वाले बच्चे, जहाँ पर मतलब जिनके पास स्कूल नहीं है उनको खोजा जाएगा। अच्छा। चाहे वो मतलब अगर बड़े स्तर पे हुआ तो पूरे भारत से मैं खोजूँगा, पूरे भारत से ऐसे बच्चों को खोजूँगा जिनका कोई नहीं हो, कचरे चुनते मतलब अनाथ नहीं बोलूँगा, अनाथ बोलना गलत होगा, कोई ना कोई तो उनको देखता ही होगा। तो जो लोग मतलब अपना जीवन सही तरीके से बच्चे नहीं जी पा रहे, वैसे बच्चों को चूज करूँगा, कुछ बच्चे को, और उनको यहाँ पर रखूँगा, पढ़ाऊँगा उनको, मतलब 10 को ही अगर पढ़ाऊँगा लेकिन ऐसा बनाऊँगा कि वो 10 जहाँ पर भी गिरेंगे मतलब एक एक ऐसा विस्फोट करेंगे कि मतलब पूरे दुनिया में वो मतलब उनके जैसा उनका लाइफ स्टाइल अगर कोई जान लेगा ना तो बोलेगा कि हाँ ये बच्चे कहाँ से थे। पहला तो वो एक मैंने देखा है कि हम लोग को भोजन देते हैं, सड़कों पर निकलते हैं तो बहुत सारी वृद्ध माएँ और फिर बहुत सारे गार्जियन सड़कों पर पड़े रहते हैं बुरी हालत में, और जिनका परिवार है छोड़ दिया है, नहीं रखते हैं। हम लोगों ने 2-4 बार परिवार से भी कॉन्टेक्ट किया, वो लोग सीधा बोलते हैं आप लोग ना माथा खराब करें तो ही अच्छा। फिर हम लोग क्या करते हैं, पुलिस कंप्लेन करने से पुलिस भी क्या करेगी, 1-2 बार उनके घर जाएगी, धमकाएगी, फिर पुलिस छोड़ देगी। तो सड़कों पर, हॉस्पिटलों पर 2-4 ऐसे अभी भी है, 2-3 ऐसे भी है अभी भी जो रोजाना वहीं पर सोते हैं, बैठते उठते हैं, अपना घर रहते सब। दबाव निकल गए। हाँ निकाल दिए। और मेरे को बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी आए थे कि भैया आप किसी आश्रम वाश्रम में जानते हैं जहाँ मेरे सास ससुर को रखना है या मेरे माँ बाप को रखना है, बहुत सारे ऐसे टाइप के लोग। तो मैंने उनको फ़ोन पे ही बहुत कुछ बोला कि आपकी क्या मानसिकता है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं कल आपके साथ, तो फिर मेरा फ़ोन कट हो जाता था। तो वो सब भी देख के कहीं ना कहीं तो मुझे लगा आज उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कल तो हो सकता है कि छोड़ भी दे, निकाल भी दे।
एक माथे में चल रहा है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। लोग बोलेंगे कि वृद्धाश्रम आप क्यों कर रहे हो, लेकिन मजबूरन एक वृद्धाश्रम और एक प्लस कोविड में अब पता नहीं क्या होता होगा कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। अभी मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, मतलब मैंने सोचा नहीं, सिर्फ सोच रहा हूँ। एक वृद्धाश्रम और एक कोविड में बच्चों का, मतलब पिता को माँ बाप को बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे, ऐसा मेरे अभी माथा में चल रहा है। अगर मुझे उसके लिए मतलब सफिशियंट समर्थन मिले, हमें एक ज़मीन मिली है दान, एक ज़मीन दान मिली है हरियाणा में। तो उस ज़मीन में हम, मेरा इच्छा है कि हम ऐसा कुछ करें, लेकिन बोलते नहीं इच्छा तो बहुत कुछ है करने की, पर जो सच है उसे मानना पड़ेगा कि उसके लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए, उसके लिए एक बड़ा संगठन चाहिए, जो अभी जिस पर मैं अभी, जिसको बोल सकते हैं कि मैं अभी सक्षम नहीं हूँ। ऐसा नहीं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी सक्षम नहीं हूँ। लेकिन मैं गिरूंगा, फिर यही सोचा कि वही बचपन वाला गिरूंगा फिर उठूंगा, लेकिन करूँगा। और एक तीसरा है कि जैसा कि पुरुलिया में अभी वर्तमान अवस्था है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे नर्सिंग होम, लेकिन गरीबों को, सॉरी गरीब नहीं बोलूँगा, मतलब जो लोग जरूरतमंद है, वैसे बहुत सारे लोग मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं जो एक अपना मतलब भोजन जिसको भी नहीं मिलता सही से, कपड़ा सही से नहीं मिलता, वो कैसे एक बड़े हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मतलब अपना इलाज करवा सके। तो ऐसा कुछ सोचता हूँ, मतलब सोच रहा हूँ ऐसा कुछ होता है कि जैसे बहुत सारे लोग मंदिर में दान करते हैं, मस्जिद में दान करते हैं, वैसा कुछ हो कि जहाँ पर लोग अपनी जमा पूंजी या जिनको दान करना हो वहाँ पर दान करें, उस पैसे से उनका एक सही इलाज हो। ऐसा एक चैरिटेबल मतलब इच्छा है। मेडिकल लाइन में 3 लाइन में मुझे काम करने की, मतलब भविष्य में 3 लाइन में मैं काम करने की कोशिश करूँगा कि मेडिकल, शिक्षा और एक आश्रम। ये 3 लाइन में 3 के लिए सोच रखा हूँ, और ऊपर वाले की इच्छा है कहाँ कब तक वो 7,300 हो गए। और परवर्ती सवाल ये है कि मतलब हम लोग सभी कोई ना कोई दौर से गुजरते हुए खुद के ऊपर संदेह करना शुरू करते हैं, डाउट करना शुरू करते हैं कि हम, मेरे से ये काम होगा कि नहीं, हमने काम शुरू तो कर दिया, अभी इसको ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं। तो आपको भी शायद ऐसा कभी हुआ होगा, तो इस चीज़ के साथ आपने कैसे डील किया, इसको आपने ओवरकम कैसे? मेरा भाई से हर चीज़ शेयर करता है। मतलब हम लोग रात को जब खाना पीना हो जाता है, उसके बाद हम लोग दोनों बातचीत करते हैं कि ये काम नहीं होगा, इससे कहता कैसे नहीं होगा। मैं बोलता नहीं होगा तो नहीं होगा, बोले कैसे नहीं होगा, बस ये दोनों में हम दोनों का बात चलता होता है कैसे नहीं होगा। फिर मम्मी आके सॉल्यूशन करती है कि क्या करना है, और मम्मी बोलती है ठीक है तुम उसकी बात सुन लो, तो उसकी बात सुन लो, थोड़ा सा उसकी सुन लो, ऐसे करके परिवार में डिस्कस करता हूँ कि कैसे करने से क्या रहेगा। तो परिवार से थोड़ा सा सभी कुछ न कुछ होते हैं, बड़े सभी पे कुछ न कुछ सजेस्ट करते हैं, तो उसको ही सजा के तोड़ सबका तोड़ के फिर फ्रेंड्स है, फिर जो टीम मेम्बर्स है, सबको फ़ोन करता हूँ कैसे क्या करना चाहिए। जो मेरे सीनियर्स हैं उनको फ़ोन करता हूँ कि इसको करने से क्या होगा, इसको मैं सबसे पहले नुकसान देखता हूँ, लेकिन इसको करने से क्या नुकसान होगा। मैंने कभी प्रॉफिट नहीं सोचा, इसको करने से क्या नुकसान होगा। तो मुझे बहुत लोग सजेस्ट करते हैं, और मेरे क्लोज 2-4 सीनियर हैं, कुछ भी होने से मैं उनको फ़ोन करता हूँ,
रात 12 बजे भी जैसे ही बातचीत चल रही 12 बजे फोन किया, ये कैसे होगा, तो बोलते हैं मैं सो रहा हूँ। ना हम नहीं अभी बोले ना तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो बोलते ठीक है, तो मुझे जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। फिर ऐसे करके बस कोई ना कोई हल निकल जाता है। होगा कल, नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें सही कि इंसान का जो ब्रेन है उससे कंप्यूटर बना है, कंप्यूटर से इंसान का ब्रेन नहीं बना है। तो ब्रेन से बना कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि एक ब्रेन से ही कंप्यूटर बना है। तो जो कोई मिल गया, ऋतिक रोशन की फिल्म थी, अ, कोई मिल गया था, अल्लाह वो, हाँ कोई मिल गया, उसमें जो वो उसकी माँ जब समझाती थी ऋतिक रोशन कि माँ जो उसका सही नहीं थी, तो उसको ये कंप्यूटर तुम्हारे पापा ने बनाया है। तो बहुत सारी मूवी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैंने वहाँ से भी सीखा कि जब इंसान कंप्यूटर बना सकता है, इंसान इतने सब कुछ बना सकता है, तो ब्रेन के आगे कुछ नहीं है। तो मैंने अपने ब्रेन को ही ये बस जो भी होता है दिमाग में कैसे होगा बिल्कुल पर शुरू करना है। मतलब एक इंसान ही तो सब कुछ बनाया है, रेल से लेकर सब कुछ इंसान बनाया है, टेलीफोन से लेकर वायर से लेकर हर कुछ इंसान बनाया है। खुद तो बना नहीं, हम लोगों ने बोलते नहीं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, तो हम जितना सर्वाइव करेंगे, हम जितना कोशिश करेंगे, हम जितना ये करेंगे उतना ही सही बात। सही होगा। और इसी के साथ हमारा हम लोग आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, हमारा रिचुअल क्वेश्चन, जो कुछ ऐसे फॉर्म होता है कि आपको हमारे नेक्स्ट जो गेस्ट हैं वो कौन है ये जाने बिना आपको उनसे एक सवाल पूछना है। तो ये आपका सवाल क्या होगा, या वो कौन है ये आपको जाने बिना पूछना है। जो नेक्स्ट गेस्ट आ रहे हैं उनको उनको आप क्या पूछना चाहेंगे। उनसे मेरा एक ही सवाल रहेगा कि समाज के लिए और बेहतर करने के लिए क्या करना है? बेहतर करने के लिए क्या करना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट कंप्लीट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुलभ भैया को हमारे हमको समय देने के लिए, इतना बड़ा एक बहुत इंटेंस एक सेशन देने के लिए। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। हम लोग जब भी छोटे भाई जैसे आपके पास आएंगे कोई ना कोई नखरा लगे आपको शायद सुनना पड़ेगा। हम लोग भी कोशिश करेंगे हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ, हम लोग रोटी बैंक के साथ कैसे और कंट्रीब्यूट कर पाए, हम लोग कैसे उनसे कनेक्ट कर पाए, ताकि बच्चों को हम लोग ये लेसन दे पाए कि इन फ्यूचर वो और इस तरह के इंडिपेंडेंट वर्क खुद से कर पाए, भैया के गाइडेंस में हो या किसी के भी गाइडेंस में हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया समय देने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट कंप्लीट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुलभ भैया को हमारे हमको समय देने के लिए, हमको इतना बड़ा एक बहुत इंटेंस एक सेशन देने के लिए। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा। हम लोग जब भी छोटे भाई जैसे आपके पास आएंगे कोई ना कोई नखरा लेगा आपको शायद सुनना पड़ेगा। हम लोग भी कोशिश करेंगे हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ, हम लोग रोटी बैंक के साथ कैसे और कंट्रीब्यूट कर पाए, हम लोग कैसे उनसे कनेक्ट कर पाए, ताकि बच्चों को हम लोग ये लेसन दे पाए कि इन फ्यूचर वो और इस तरह के इंडिपेंडेंट वर्क खुद से कर पाए, भैया के गाइडेंस में हो या किसी के भी गाइडेंस में हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया समय देने के लिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। और इसी के साथ आज का पॉडकास्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।
ক্যাফে, এটা জেলখানা মোড়ে অবস্থিত। আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ এই ক্যাফেটা চালাই। এখানে সব কিছু খাবারই হোমমেড পাবেন, আর আমরা আজিনোমোটো কোনো কিছুতে ব্যবহার করি না, স্ট্রিক্টলি আমরা এটাকে মেনটেন করি। তারপরে এখানে শুধু খাওয়ার পাশাপাশি আপনারা খেলতে পারেন, বই আছে, বই পড়তে পারেন, নিজের মতো করে এখানে সময় কাটাতে পারেন। এসে একবার দেখুন, পরিবেশটাও আপনাদের ভালো লাগবে। আর বিকেলবেলা এখন বিকেলে 5টা থেকে রাত্রি 11টা অবধি চালু আছে, পরবর্তীকালে সকালের দিকে চালু হবে।